वैकल्पिक दुनिया में विज्ञान का अध्ययन। अध्याय 121 अनुसंधान दिशा। अध्याय 121 अनुसंधान दिशा। रहस्य विद्वानों के प्रयोग हमेशा विभिन्न खतरों से भरे होते हैं। आकस्मिक रिसाव से होने वाले नुकसान से नक्शे से कोई सड़क मिट सकती है, इसलिए जादूगर टॉवर केवल शहर के बाहर ही बनाया जा सकता है, निर्देशक बटलो ने समझाने की पहल की। शहर के बाहर आपको आध्यात्मिक झरने का आनंद लेने में सक्षम नहीं होना चाहिए, है ना? बेशक मैं इसका आनंद ले सकता हूँ। एक बड़े आध्यात्मिक झरने का आध्यात्मिक उत्पादन एक शहर के लिए पर्याप्त है। फिलिबिल खिड़की के पास गया और नीचे सड़क की ओर इशारा किया। शहर के नीचे कई आध्यात्मिक झरने के पानी के पाइप वितरित किए गए हैं, जो हर जादूगर टॉवर तक आध्यात्मिकता पहुंचा सकते हैं। ड्यूक को अचानक एहसास हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अर्चनावादियों की बुद्धिमत्ता को थोड़ा कम आंका था। एक बार जब आध्यात्मिक झरने पर एक अर्चनाविद का कब्जा हो जाता है, तो ये स्वाभाविक रूप से गहराई से विकसित होगा और इसका उपयोग और सही ढंग से आवंटन किया जाएगा। आध्यात्मिक झरने को बाहर की ओर जाने देना असंभव है। लिंगवान जल पाइप के माध्यम से निर्धारित ये शहर के बाहर जादूगर टॉवर की जरूरतों को पूरी तरह से आपूर्ति कर सकता है। चलो आर्कन मास्टर हॉल में चलते हैं और कॉफी पीते हुए बातें करते हैं। मार्शल आगे चला गया और तुरंत एक सुंदर महिला कर्मचारी वर्दी में आई, जिसने सभी को एक दरवाजे के अंदर ले जाया। गेट के अंदर आर्कानिस्ट हॉल है। सजावट शानदार है। आपके सामने एक बहुत बड़ा ड्रिंक बार है। हालांकि वहां कुछ आर्कानिस्ट नहीं दिखते, फिर भी कर्मचारी व्यस्त हैं। ये तथाकथित आर्कानिस्ट हॉल वो स्थान है जहां आर्कानिस्ट मनोरंजन करते हैं। फॉलिंग पैगोडा में हमारे कुछ निर्देशकों के अलावा कुछ रहस्यमय गुरु भी रहते हैं। उनमें से ज्यादातर प्रबंधकीय पदों पर आध्यात्मिक प्रशिक्षु हैं। मार्शल खिड़की के पास हॉल के कोने में चला गया और सोफे पर बैठ गया। फिलिबिल, बैटलो और ड्यूक सोफे के एक कोने में बैठे हैं। लॉबी में वेटर को इस ओर आते देख फिलिबिल ने ड्यूक से उसके शौक के बारे में पूछा और 4 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। मुख्य निदेशक महामहिम अलूची आज फॉलिंग पैगोडा में नहीं है, लेकिन रोवेडिन को उन्हें सूचित करने के लिए किसी को भेजना चाहिए था। शायद महामहिम अलूची बाद में घंटी बजाने के समारोह में दिखाई देंगे। फिलिबिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हर नए पदोन्नत आर्कन मास्टर महामहिम अलूची व्यक्तिगत रूप से उन्हें आशीर्वाद देंगे। ड्यूक को आर्कानिस्टों के जीवन और रीति रिवाजों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए उसने पूछा, घंटी बजाने की रस्म क्या है? केवल एक रहस्यमय गुरु ही सच्चे आध्यात्मिक रहस्यमय क्षेत्र में कदम रख सकता है और 7 टावर्स फेडरेशन के गौरवशाली भविष्य की आधारशिला बन सकता है, बाटेलो ने कहा। इसलिए प्रत्येक रहस्यमय गुरु को पदोन्नति मिलने पर अपनी गरिमा दिखाने के लिए एक भव्य समारोह की आवश्यकता होती है। रुककर उन्होंने खिड़की के बाहर शेंजियाओ शहर के दृश्य की ओर इशारा किया। फॉलिंग पैगोडा की घंटी इस शहर को बताती है कि एक नया रहस्यवादी पैदा हुआ है। अच्छा ऐसा है। ड्यूक, क्या तुम मुझे अपने पिछले जीवन के बारे में बता सकते हो? जब कॉफी परोसी गई तो मार्सी ने एक घूंट लिया और ड्यूक के अतीत के बारे में पूछना शुरू कर दिया। ड्यूक ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं स्नैक हेड टाउन में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु ब्लैक स्नैक लेयर विकास युद्ध में हुई थी। मैं अपनी किशोरावस्था तक अनाथालय में था। अनाथालय छोड़ने के बाद मैंने शहर में काम किया और सैनहाई शुरू करने के लिए पैसे बचाए। 3 समुद्र। मार्सियस आश्चर्यचकित था। आपका मतलब है आपने आत्मा का समुद्र, रक्त का समुद्र और क्यूई का समुद्र खोला? हाँ। ड्यूक ने इसे छिपाने का विकल्प नहीं चुना। उसे 3 समुद्रों में अपने साथी अभ्यासियों के मामले को बहुत से लोगों द्वारा देखे जाने से पहले चित्रित करने की आवश्यकता थी। मैंने पहले क्यूई का समुद्र खोला और फिर रक्त का समुद्र, लेकिन उस समय मैंने आत्म सुरक्षा के लिए इसे नहीं कहा। तो आपकी जानकारी के अनुसार आपने केवल औषधि सेवन से ही आध्यात्मिक सागर खोला? बिल्कुल। अच्छा, कितना भाग्यशाली युवक है। सैनहाई में साथी अभ्यासियों के बीच बहुत कम रहस्यमय गुरु हैं। मार्सियस ने सिर हिलाया, बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। फिलिपेल ने मुस्कुराते हुए कहा, शूरवीर आपके शरीर को मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सकता है और आध्यात्मिक प्लानर आपको प्रकृति को समझने में मदद कर सकता है। आप आध्यात्मिक अर्चना के क्षेत्र में हमसे आगे जाएंगे। अगर आपको एक महान रहस्यमय जादूगर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है, तो क्यूई का समुद्र और रक्त का समुद्र 2 रहस्यमय हथियार बन सकते हैं। ड्यूक ने पुस्तकों में रिकॉर्ड देखा है कि एक महान आर्कानिस्ट ने अपने रक्त और हवा के समुद्र को रहस्यमय हथियारों में परिष्कृत किया। हालांकि उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा और आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। क्या हवा के समुद्र और रक्त के समुद्र को रहस्यमय हथियारों में बदला जा सकता है? ये किस तरह का जादुई ऑपरेशन है? क्या गलत है? रक्त के समुद्र और क्यूई के समुद्र को तो छोड़िए, आत्माओं के समुद्र को एक रहस्यमय हथियार क्यों नहीं माना जा सकता? बेशक मैं एक महान रहस्यमय जादूगर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको विशिष्ट विवरण नहीं समझा सकता। फिलिबिल ने अपना सिर हिलाया। वह केवल 2 रिंग रहस्यमय जादूगर थी। ठीक है, यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो आप भविष्य के अनुसंधान की दिशा के रूप में कीमिया के क्षेत्र को चुन सकते हैं। कीमिया के भौतिक परिवर्तन और यहाँ तक कि जीवन परिवर्तन में भी अद्वितीय लाभ हैं।
फिलिबिल ने अभी बोलना खत्म नहीं किया है। मार्शल ने बीच में टोकते हुए कहा, ठीक है, फेई फालिंग पैगोडा के सिद्धांत आर्कानिस द्वारा चुनी गई शोध दिशा में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देते हैं। मैं सिर्फ ड्यूक के प्रश्न का उत्तर दे रहा था, लेकिन मैंने उसके लिए कोई विकल्प नहीं चुना, फिलिबिल ने जवाब दिया। मार्सियू ने दूसरे पक्ष की ओर देखा, उससे बहस नहीं करना चाहता था, लेकिन ड्यूक से पूछा, क्या आप तत्व अपघटन या ऊर्जा समलन हैं? ऊर्जा समलन, वो एक रहस्यमय विद्वान है। आमतौर पर आप जैसे रहस्यमय गुरु के लिए मैजिक स्पिरिट पैगोडा आमतौर पर आपके लिए शहर के बाहर जादूगर टॉवर में जाने के लिए आवेदन कर सकता है ताकि आप अपने वरिष्ठों से सीख सकें। बेशक अगर आपके पास ऐसे वरिष्ठ हैं जिन्हें आप जानते हैं, तो आप दूसरे पक्ष के जादूगर टॉवर में अध्ययन करने के लिए आवेदन करने की पहल भी कर सकते हैं। मार्सियू ने रहस्यमय गुरु के खाली हॉल की ओर इशारा करते हुए कहा, पूरे फालिंग पैगोडा में एक भी स्तर 1 का रहस्यमयी व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनमें से अधिकांश बाहर अध्ययन कर रहे हैं। घंटी बजाने की रस्म के बाद आपको इस सीखने के चरण से भी गुजरना होगा। कोई भी जादूगर टावर चलेगा, सबसे पहले आपको दूसरे पक्ष की अनुमति लेनी होगी। उदाहरण के लिए कीस्टन मैच टॉवर नए पदोन्नत आर्कन मास्टर्स के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है, लेकिन हमारे मुख्य शासक ने 30 वर्षों से छात्रों की भर्ती नहीं की है, इसलिए बहुत अधिक उम्मीद न रखें। किस्टन नुताओ यूनियन टॉवर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शेंजियाओ शहर और यहां तक कि पूरे हेजियाओ हे भूमि में एकमात्र 5 रिंग महासागर आर्कन जादूगर। अध्ययन करने के लिए उसके जादूगर टॉवर पर जाना मूलतः अपनी जान को गले लगाने जैसा है। बाटेलो ने कहा, आपको अभी चुनने की जरूरत नहीं है। हम आपको बाद में जादूगर टावरों की एक विस्तृत सूची देंगे, जिसमें प्रत्येक वरिष्ठ की शोध दिशा और शोध उपलब्धियां शामिल होंगी। आप अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। इस स्थिति ने ड्यूक को ऐसा महसूस कराया जैसे वो स्नातक छात्र बनने जा रहा है। निश्चित रूप से यात्रा से पहले उन्होंने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। मैंने अभी सुना है कि स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा एक 2 तरफा विकल्प है। छात्र स्नातक ट्यूटर चुनते हैं और स्नातक ट्यूटर भी छात्रों को चुनते हैं। धीरे धीरे एक कप कॉफी पीने के बाद वेल्डन इस समय दौड़कर आया। तीनों निर्देशक, महामहिम ड्यूक, घंटी बजाने का समारोह तैयार है। मुख्य निर्देशक लगभग 20 मिनट में वापस आ जाएगा। हम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। तो फिर जरा रुको, उसे मुख्य निदेशक किसने बनाया? मार्शल ने सिर हिलाया। तत्काल ही तीनों निर्देशकों ने ड्यूक के साथ बातचीत जारी रखी, कमोबेश प्रणय निवेदन के अर्थ में। ड्यूक ये सुन और समझ सकता है। आखिरकार वो एक युवा रहस्यमय जादूगर है जिसे 16 साल की उम्र में पहली रिंग में पदोन्नत किया गया था। ये समझ दर्शाती है कि वह एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ऐसी प्रतिभा को जीतने का प्रयास करना उचित है। अध्याय 122 फालिंग टॉवर पर घंटी बजाना। अरे मार्ता, क्या तुमने देखा है कि आज हॉल का माहौल थोड़ा अजीब है, मानो हर कोई बहुत व्यस्त है। जैसे ही टॉम शौचालय से बाहर आया, उसने हॉल में तनावपूर्ण माहौल देखा। मार्ता को उसने रोक लिया और बिना पीछे देखे बोली, आज घंटी बजाने का समारोह है, जाहिर है हर कोई बहुत व्यस्त है। घंटी बजाने का समारोह? टॉम ने आश्चर्य से कहा, क्या कोई नया आर्केनिस्ट पदोन्नत हुआ है? कोई आश्चर्य नहीं। वैसे क्या आप जानते हैं कि नया आर्केनिस्ट कौन है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, मैं किसी और से पूछूंगा। टॉम फ्रंट डेस्क पर गया और एलिस को आर्कन मास्टर की पंजीकरण खिड़की पर पाया। अरे एलिस, क्या तुम जानती हो कि नया आर्कन मास्टर कौन है? एलिस ने टॉम की ओर देखा, जो कामों को निपटाने का काम संभाल रहा था, और उदासीनता से जवाब दिया, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं। अच्छा बहन, बस मुझे बताओ। टॉम के चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। एलिस को केवल टेबल पर रखी जानकारी को छांटने की परवाह थी। ये देखकर कि टॉम अभी भी खुद की तारीफ कर रहा था, उसने कहा, याद रखें, ये रहस्यवादी मिस्टर ड्यूक है, युवा और सुंदर। अगर आप मिस्टर ड्यूक से दोस्ती करना चाहते हैं तो लाइन में लग जाएं। मिस्टर ड्यूक? टॉम ने अपना सिर हिलाया। उसे याद नहीं आया कि उसने ये नाम पहले कभी सुना था। हालांकि एलिस ने जो कहा कि पक्षपात करने के लिए कतार में लगना, उसके दिमाग में आया। नए आर्कनिस्ट को अपनी सेवा के लिए लोगों के एक समूह की आवश्यकता होगी। अगर मैं मिस्टर ड्यूक से कृपा कर सकूं, तो क्या ये हॉल में काम चलाने से बेहतर नहीं होगा? ये सोचते हुए टॉम ने घंटी बजाने की रस्म के बारे में पूछताछ करने के लिए जल्दी की और कुछ काम करने के लिए जाने वाला था, ताकि मिस्टर ड्यूक से मिलने का मौका मिल सके, ताकि वह आसानी से कृपा कर सके। उसी समय सहायक के रूप में रुइक्सी ने दोपहर की चाय लेकर दूसरी मंजिल पर स्थित ध्यान कार्यालय का दरवाजा खोला। मिस्टर विलिगेंग, आपकी दोपहर की चाय आ गई है। धन्यवाद मिजुकी। विल ने रुइक्सी को दोपहर की चाय मेज पर रखने का संकेत दिया और वह कुछ नई एकत्रित सामग्री को व्यवस्थित करने में व्यस्त था। अभी अभी एक और आध्यात्मिक प्रशिक्षु आया है जो ध्यान संबंधी विचारों का आदान प्रदान करने आया है। कृपया खाते में पैसे गिने और उसे वित्त विभाग को सौंप दें। ठीक है। इन बड़े परिवारों के आध्यात्मिक प्रशिक्षु बस अनिश्चित हैं। वे पैसे के दम पर अपनी इच्छानुसार ध्यान के तरीके बदल सकते हैं और भविष्य में वे सफल नहीं होंगे। विल ने बस शिकायत की।
रुइक्सी ने कुछ सोचा। जब मैं अभी दोपहर की चाय खरीदने गया था तो मैंने किसी से सुना कि आज एक नया आर्कानिस्ट पंजीकरण के लिए आया है। सच में? क्या किसी अन्य रहस्यमय मास्टर को पदोन्नत किया गया है? क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? मैंने इसके बारे में पूछताछ की और मुझे पता चला कि यह ड्यूक नाम का एक आदमी था जो किसी कुलीन परिवार या किसी पुरातत्ववेत्ता का वंशज नहीं था, बल्कि वह ग्रामीण इलाके से आया था। ड्यूक? देहात से? विल ने उत्सुकता से पूछा। कौन से शहर से? ऐसा लगता है कि यह स्नैकहेड टाउन है। स्नैकहेड टाउन? विल को स्नैकहेड टाउन के बारे में कुछ जानकारी मिली। कुहाई घाटी विकास युद्ध हाल ही में वहां शुरू किया गया है। क्या ये ड्यूक ब्लैक स्नैक परिवार का जागीरदार है? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैंने ये नाम पहले भी सुना है, विल ने सोचा। वे ध्यान विधियों के प्रभारी रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में अधिकांश आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं ने उनसे ध्यान विधियां सीखी हैं। क्योंकि आध्यात्मिक सागर के खुलने की संभावना अधिक नहीं है, इसलिए बहुत अधिक आध्यात्मिक प्रशिक्षु नहीं हैं जो ध्यान के विचार प्राप्त करने के लिए आते हैं, और उनमें से प्रत्येक के बारे में उनकी एक अस्पष्ट धारणा है। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, रुइक्सी, जाओ और हाल के वर्षों में ध्यान पद्धति के लिए सामग्री ले आओ। मुझे हाल ही में ड्यूक का नाम सुनना चाहिए था और मैं थोड़ा परिचित हूँ। अरे, मुझे याद आ रहा है, ये ड्यूक ध्यान पद्धति को बदलने के लिए आया था। रुइक्सी ने जानकारी लाई और विल ने जांच करने के बाद शीघ्र ही ड्यूक की जानकारी प्राप्त कर ली। मैं पिछले साल यहाँ आया था, 15 साल का था, और इस साल 16 साल का, औसत से कम योग्यता के साथ। मैंने पहले व्हाइट पेपर मेडिटेशन मेथड चुना और फिर फील्ड मेडिटेशन मेथड में बदल दिया। रुइक्सी ने जानकारी को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, यदि आप ध्यान पद्धति बदलते हैं तो भी आपको 1 वर्ष में आर्कन मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। ये ड्यूक निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली आर्कन मास्टर है। विल बस चुप हो गया। उसे पहले से ही पूरी तरह याद था कि ड्यूक कौन था। वह ड्यूक से फालिंग पैगोडा के गेट पर मिला था और उसे नहीं लगता था कि ड्यूक में कोई असाधारण व्यवहार था। बाद में उन्हें याद आया कि उन्होंने ड्यूक को रॉक मेडिटेशन मेथड की सिफारिश की थी, लेकिन ड्यूक ने व्हाइट पेपर मेडिटेशन मेथड चुनने पर जोर दिया था। कुछ समय बाद ड्यूक फील्ड मेडिटेशन की जगह लेने के लिए आ गया। उस समय वह बहुत क्रोधित था। उसे हमेशा लगता था कि वर्तमान आध्यात्मिक प्रशिक्षु अच्छे दिमाग में नहीं है और उसने सबसे उपयुक्त रॉक मेडिटेशन विधि का चयन नहीं किया। मुझे सबसे सरल श्वेत पत्र ध्यान विधि चुननी है और तब तक प्रतीक्षा करनी है जब तक खाली कागज ध्यान विधि उपयुक्त न हो, और फिर सबसे कठिन क्षेत्र ध्यान विधि चुने। चाहे मैं कितना भी समझाने वाला क्यों न हो, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, लेकिन मैं सबसे उपयुक्त पंछी ध्यान विधि नहीं चुनूंगा। जब ड्यूक चले गए तो उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति जीवन भर उनका आध्यात्मिक प्रशिक्षु रहेगा। ये कभी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ड्यूक अब आर्कन मास्टर के रूप में सफलतापूर्वक पदोन्नत हो गया है। कागज पर दी गई जानकारी को देखते हुए विल गैंग लंबे समय तक इसे अनदेखा नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, रुइक्सी, जाओ और ड्यूक से पूछो, जिसे आर्कानिस्ट के रूप में पदोन्नत किया गया था, कि इस साल उसकी उम्र कितनी है। ठीक है। रुइक्सी थोड़ी देर के लिए बाहर गई और जल्दी ही वापस आ गई। मुझे पता चला 16 वर्षीय ये ड्यूक है, माल्टीज। वे आर्कनिस्ट के हॉल में हैं और वे श्री ड्यूक का स्वागत कर रहे हैं। घंटी बजाने का समारोह जल्द ही शुरू होगा। क्या हम भाग लेने के लिए चलें? विल ने बस भौहें सिकोड़ी। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में उन्होंने कहा, चलो चलें। विभाग में सभी को बता दें कि हम भी भाग लेंगे। प्रत्येक लॉर्ड आर्कन मास्टर का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और ध्यान विभाग किसी भी घंटी बजाने के समारोह से अनुपस्थित नहीं रह सकता है। ठीक है, मिस्टर विलिगेंग। पूरा फालिंग पैगोडा पूरे जोश में था। घंटी बजाने का समारोह वर्ष में कई बार नहीं होता, जो किसी भी स्टाफ सदस्य के लिए खुशी की बात है। कोई अन्य कारण नहीं है। फालिंग पैगोडा में एक नियम है, हर बार घंटी बजने पर हर किसी को महीने का 2 गुना वेतन मिलता है। निचले स्तर पर मौजूद लोगों में परिवार और दुनिया की महत्वाकांक्षा नहीं है। उन्हें लगता है कि एक जादूगर के जन्म से देश मजबूत हो जाएगा, लेकिन 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलने से वे कई दिनों तक खुश रहते हैं तथा अन्य किसी की तुलना में अधिक आर्कानिस्टों को जन्म देने के लिए उत्सुक रहते हैं। शाम 5 बजे हलचल भरे फालिंग पैगोडा में नवपदोन्नत प्रथम रिंग आर्कन मास्टर ड्यूक के घंटी बजाने के समारोह का शुभारंभ हुआ। मुख्य निदेशक ओरुचि स्वयं समारोह की अध्यक्षता करने के लिए वापस आए। आध्यात्मिक सीढ़ी केवल 25वीं मंजिल तक ले जाती है, लेकिन फालिंग पैगोडा में वास्तव में 26 मंजिलें हैं और सबसे ऊंची मंजिल तक केवल सीढ़ियां चढ़कर ही पहुंचा जा सकता है। इस मंजिल पर एक बहुत बड़ी घड़ी लटकी हुई है। पूरा शरीर आध्यात्मिक सोने से बना है और घड़ी का चेहरा घने पैटर्न के साथ उकेरा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक विशेष आध्यात्मिक हथियार है। इस समय ड्यूक बड़ी घड़ी के सामने खड़ा था, हाथ में एक विशेष धातु की छड़ थामे हुए। वह आसपास के कर्मचारियों पर मुस्कुराते हुए नजर आया। मासियस, फिलिबेल, बाटेलो और अन्य निर्देशक भीड़ के सामने खड़े थे।
बर्फ सफ़ेद दाढ़ी वाले मुख्य निर्देशक ओलुकी ने ऊंची आवाज में कहा, आज फालिंग पैगोडा के ऐतिहासिक स्क्रॉल पर एक अतिरिक्त व्यक्ति का नाम है। आध्यात्मिक रहस्यमय क्षेत्र के सर्वोच्च हॉल में एक नवागंतुक है। सब कुछ एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। ओलुकी ने ड्यूक की ओर देखा और उसका स्वर कोमल हो गया। अब आध्यात्मिक अर्चना के क्षेत्र में इस नवागंतुक ड्यूक को जादुई आत्मा के टॉवर के शीर्ष पर घंटी बजाने दो और दुनिया को ये घोषणा करने दो कि एक उत्कृष्ट अर्चना मास्टर ने अपनी पौराणिक कविता खोल दी है। अपनी बात समाप्त करने के बाद ओरुचि ने ड्यूक की ओर सिर हिलाया। ड्यूक ने सिर हिलाया, गहरी सांस ली, अपने हाथ में पकड़ी धातु की छड़ को जोर से घुमाया और बड़ी घड़ी के मुख पर मारा। कब छोटी और लंबी घंटियां भीड़ के बीच से गुजरती हुई सभी दिशाओं में फैल गईं। घनी पंक्तियों से आध्यात्मिक शक्ति खिल उठी, जिससे घंटियां न केवल कम नहीं हुई बल्कि फैलने की प्रक्रिया में तेज और तेज होती गईं। ओम ओम ओम, पूरा शेंजियाओ शहर घंटियों की ध्वनि से गूंज उठा। भनभनाहट, घंटी की आवाज पूरे शेंजियाओ शहर में फैल गई। आध्यात्मिक शक्ति के आशीर्वाद से घंटी की आवाज 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाने पर भी कम नहीं हुई। ये फालिंग पैगोडा की घंटी है और मास्टर आर्कन मास्टर को पदोन्नत किया गया है। नागरिक घंटी से बहुत परिचित हैं। मैं नहीं जानता कि वो कौन सा मास्टर आर्कानिस्ट है। क्या यह इस वर्ष पदोन्नत होने वाला पहला मास्टर आर्कन मास्टर है? नहीं, पिछले 3 सालों में घंटी बजने का यही एकमात्र मौका है। शेंजियाओ शहर में एक बूढ़ा आदमी था जो यादों में खोया हुआ था। हर कोई मास्टर आर्कन नहीं कर सकता और शेंजियाओ शहर में आमतौर पर किसी को जन्म देने में कुछ साल लग जाते हैं। क्या रहस्यमयी गुरु इतने कम हैं? कुछ लोग हैरान थे। बिल्कुल नहीं, आध्यात्मिकता केवल उन लोगों को पसंद आती है जो ड्रैगन हैं। भले ही साधारण लोग आध्यात्मिक समुद्र खोल लें, यह आध्यात्मिकता के करीब आने के लिए बस कुछ और अवसर हैं। वे आध्यात्मिकता द्वारा गले लगाए जाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? घंटी बंद हो गई है। लोग अभी भी नए आर्केनिस्ट के बारे में चर्चा करने में रुचि रखते हैं। भले ही वे नए पदोन्नत आर्कन मैच के बारे में कुछ भी नहीं जानते हों, लेकिन इससे चर्चा के लिए उनका उत्साह कम नहीं होगा। आखिरकार सेवन टावर्स फेडरेशन में आर्कानिस्टों की स्थिति अद्वितीय है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पेशा आर्कन मास्टर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मूर्ति का गायक स्वीकार्य नहीं है, स्लाइड शो में सुंदरता स्वीकार्य नहीं है, और कवि या महान लेखक जिनकी रचनाएं व्यापक रूप से प्रसारित होती हैं स्वीकार्य नहीं है। सेवन टावर्स फेडरेशन में केवल आर्कन मास्टर्स ही हैं जिन पर ही ध्यान केंद्रित है। लोग उत्साहपूर्वक नवपदोन्नत रहस्यमय जादूगर की पहचान का अनुमान लगा रहे थे और शहर के बाहर स्थित कई जादूगर टावरों में कई लोग घंटी की आवाज सुनने के बाद उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। वो कौन है? लगता है ये किसी महानुभाव का शिष्य है या किसी जादूगर का शिष्य, एक आध्यात्मिक प्रशिक्षु ने ऊंची आवाज में पूछा। रहस्यमय जादूगरों की मूलतः केवल 2 ही मुख्य पहचान हैं। एक, वे उत्कृष्ट बच्चे हैं जो रहस्यमय गुरु द्वारा स्थापित कुलीन परिवार द्वारा विकसित किए जाते हैं। दूसरे, वे आम लोगों के बच्चे हैं जो एक निश्चित रहस्यमय गुरु से सीखते हैं और धीरे धीरे प्रतिभाशाली बन जाते हैं। कुलीनों के बच्चे अधिकाधिक रहस्यमयी स्वामी अग्रणी अनुक्रम में शामिल हो गए हैं और वर्षों से कुलीन परिवारों का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि कुलीन लोगों को रक्त आशीर्वाद मिलता है, लेकिन रक्त किसी तरह का कारावास नहीं है। मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए प्रतिभाओं का उत्पादन करना आसान है, आध्यात्मिक प्रशिक्षु ने गंभीरता से कहा। शिक्षकों और छात्रों के बीच विरासत वर्ग को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, मैं आम लोगों के बच्चों का भी समर्थन करता हूँ। वहाँ अधिक से अधिक कुलीन लोग हैं और आध्यात्मिकता लगभग विभाजित हो गई है। यह निश्चित रूप से सेवन टावर्स फेडरेशन के भविष्य के विकास के लिए अच्छे से अधिक नुकसान करेगा। सच्ची आध्यात्मिकता को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये केवल उन लोगों की देखभाल करेगी जिनकी देखभाल की जानी चाहिए। ऐसा कहने के बाद आध्यात्मिकता को विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता के स्रोत और आध्यात्मिकता की शक्ति को विभाजित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप और मैं आध्यात्मिकता की शक्ति को छू भी नहीं सकते। भले ही आध्यात्मिकता हमारा मार्गदर्शन करे, फिर भी हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? वर्ग ठोसीकरण एक ऐसी समस्या है जिसका सामना किसी भी समाज को करना पड़ता है। जाहिर है, जादूगरनी के टॉवर में काम कर रहे आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं के इस समूह को भी इसका एहसास हो गया है और वे इसे लेकर बहुत चिंतित हैं। हालांकि दरवाजे के बाहर से गुजर रहे एक प्रथम रिंग रहस्यमय जादूगर ने उन आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं पर नजर डाली जो उग्र चर्चा कर रहे थे और जल्दी से चुपचाप चले गए। वो एक रहस्यवादी बन गया है, चाहे वो वर्ग कितना भी ठोस क्यों न हो, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बधाई हो ड्यूक, फालिंगता परिवार में शामिल होने के लिए आपको बधाई। मुख्य निदेशक ओरुचि ने घंटी बजाने के बाद ड्यूक को गर्मजोशी से गले लगाया। ड्यूक झूठ बोल रहा था जब उसने कहा कि वो उत्साहित नहीं था। असाधारण दुनिया से यात्रा करने के बाद उसे आखिरकार आज तक पर्याप्त सुरक्षा का एहसास हुआ। फालिंग पैगोडा का पंजीकृत आर्कन मास्टर बनने पर वह सेवन टावर्स फेडरेशन का स्वाभाविक शासक वर्ग बन जाता है। वह सेवन टावर्स फेडरेशन के संरक्षण में रहेगा,
जब तक वो सैद्धांतिक या विध्वंसकारी गलतियां नहीं करता तब तक कोई भी उसे अपनी इच्छा से गोली नहीं मार सकता। 7 टावर्स फेडरेशन के रहस्यमय स्वामी के मंत्र का उपयोग करना। अब वे आध्यात्मिकता के पक्षधर व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक रहस्य के सर्वोच्च हॉल के सदस्य हैं तथा देश की आधारशिला और भविष्य हैं। ड्यूक ने जवाब दिया, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। घंटी बजाने का समारोह समाप्त हो गया और ओरुचि ने ऊपरी मंजिल पर एकत्रित फालिंग पैगोडा के कर्मचारियों को विदा कर दिया तथा अपने अपने पदों पर लौट गए। ड्यूक के साथ बातचीत करने के लिए अब केवल कुछ ही निर्देशक बचे हैं। नव पदोन्नत प्रथम रिंग रहस्यमय जादूगर के रूप में ड्यूक के पास सीखने के लिए बहुत अधिक ज्ञान है और फालिंग पैगोडा के निदेशक उसके सबसे अच्छे शिक्षक हैं। जो कर्मचारी चले गए उनमें से एक, टॉम ने अपनी आस्तीन पकड़ ली, अपनी खुशी को छुपाने में असमर्थ। ड्यूक को देखने के बाद उसे आखिरकार यह बात याद आ गई। जब ड्यूक पहली बार आध्यात्मिक प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण कराने आए तो उन्होंने ड्यूक को औपचारिकताओं से गुजरने के लिए कहा। उस समय उनकी प्रतिभा केवल मध्यम से निम्न स्तर की थी और मैं पर्याप्त उत्साही नहीं लग रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि लॉर्ड ड्यूक इसे भूल गए हैं। जब मुझे पक्षपात करने का अवसर मिलता है तो ये सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु होता है। अगर मैं आर्कनिस्ट का अनुयायी बन सकता हूँ तो हे भगवान। टॉम एक गहरी कल्पना में खो गया। वह इंतजार नहीं कर सकता था और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ऊपर जाना चाहता था। दूसरी ओर वेई गैंग, जो कर्मचारियों के साथ चला गया था, के मन में चापलूसी के विचार नहीं थे बल्कि वह भावनाओं से भरा हुआ था। उस समय उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ड्यूक सफल नहीं हो सकता। एक आध्यात्मिक प्रशिक्षु जो अपनी प्रतिभा को नहीं समझ पाता, अपनी इच्छा से ध्यान विधियों का चयन करता है और अपनी इच्छा से ध्यान विधियों में परिवर्तन करता है, वह प्रतिभा कैसे बन सकता है? हालांकि वास्तविकता यह है कि ड्यूक को सिर्फ 1 वर्ष में ही रिंग एक आर्केनिस्ट के रूप में पदोन्नत किया गया था। क्या मैं गलत हूँ? विल ने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा और गहरे आत्मनिषेध में डूब गया। ध्यान का विचार वह नहीं है जो मैं समझता हूँ, लेकिन क्या ये वास्तव में उपयुक्त है? यह आध्यात्मिक प्रशिक्षु है जो सोचता है कि यह उपयुक्त है। क्या ये वास्तव में उपयुक्त है? लेकिन उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। ड्यूक को छोड़कर अन्य आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं को उन्होंने देखा है जो ध्यान पद्धतियों को बदलना चाहते हैं। मूलतः उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है। इसके अलावा ये 5 ध्यान विधियां ऑफा टॉवर के महान रहस्यमय स्वामी हैं जिन्हें लगातार सुधारा गया है। प्रत्येक ध्यान विधि के अपने फायदे और नुकसान हैं जिन्हें आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं की प्रतिभा के अनुसार समायोजित करने की आवश्यकता है। शायद ड्यूक की योग्यता अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी समझ बहुत मजबूत है। यहाँ सोचो। उसने अपना सिर घुमाया और ऊपरी मंजिल पर लगी बड़ी घड़ी की ओर देखा। भीड़ के पीछे आध्यात्मिक सीढ़ी पर चढ़ गया और अपने दिल में सोचा, अगर मौका मिले तो उसे खुद ड्यूक से पूछना चाहिए। कैसे तय करें कि कोई ध्यान विधि आपके लिए अधिक उपयुक्त है या नहीं? आध्यात्मिक प्रशिक्षु का प्रतिनिधित्व करने वाले हरे जादू कार्ड को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्तर के अर्चनावादी का प्रतिनिधित्व करने वाले नीले जादू कार्ड से प्रतिस्थापित किया जाता है। उसी समय मुझे आर्कानिस्ट वस्त्रों का एक सेट और एक पुस्तक, हिजियाओहे भूमि की आध्यात्मिकता, भी मिली, जिसे पढ़ने के लिए अनुबंध की आवश्यकता होती है। हमारा फालिंग पैगोडा इस पुस्तक को वर्ष में एक बार नए पदोन्नत आर्कन मास्टर्स के लिए एक परिचयात्मक मार्गदर्शिका के रूप में संशोधित करता है। अलूची ने कहा, इसमें इस क्षेत्र के सभी आर्कन मास्टर्स के परिचय के साथ साथ विद्वानों के शोध सारांश भी शामिल हैं। बेशक ये केवल एक सामान्य संदर्भ है। मैं इसे ध्यान से पढ़ूंगा। जब आप मैच टावर में अध्ययन करने के लिए आवेदन करते हैं या विभिन्न टावरों में काम करने जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से शहर में बसने की आवश्यकता होगी। फालिंग टावर में एक विशेष गाइड है। आप विशेष रूप से आपकी सेवा करने के लिए एक गाइड के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात। अलूची ने अपने बगल में बैठे कई निर्देशकों की ओर देखा और ड्यूक से गंभीरता से कहा, एक 16 वर्षीय रहस्यमय विद्वान के रूप में आपके पास शोध की दिशा चुनने के लिए पर्याप्त समय है। चिंता न करें, धैर्य रखें, समझे? ड्यूक ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। शेनजियाओ शहर में बहुत अधिक रहस्यमयी जादूगर नहीं है, 300 से भी कम, लेकिन उसने पहले ही महसूस कर लिया है कि वहाँ काफ़ी गुट हैं। मुझे चुनाव करने से पहले वास्तव में करीब से देखने की जरूरत है। ओरुचि के मुख्य निदेशक ने फालिंग टावर के नाम से ड्यूक के लिए आंतरिक आर्कानिस्ट हॉल में एक छोटा भोज आयोजित किया। इस भोज में मुख्य रूप से फालिंग पैगोडा के विभिन्न विभागों के प्रमुख भाग लेते हैं। मिस्टर विलिगैंग, मुझे आपकी याद है। ड्यूक ने हल्के से मुस्कुराया जब उसने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने चल रहा था और बोलने में हिचकिचा रहा था। विलगैंग ध्यान विभाग के निदेशक हैं। ये देखकर कि ड्यूक ने उसे पहचान लिया है, वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। आपकी प्रतिभा अद्वितीय है और आपको कमरे में प्रवेश करते देखकर मुझे खुशी हुई। धन्यवाद। यह सही है मिस्टर ड्यूक, मुझे कुछ संदेह हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताओ, ड्यूक ने धीरे से कहा। मुझे याद है कि आपने अभ्यास के लिए व्हाइट पेपर मेडिटेशन चुना था और बाद में इसे बदलकर फील्ड मेडिटेशन कर लिया। आपने उस समय अधिक उपयुक्त
रॉक मेडिटेशन क्यों नहीं चुना? विलगैंग ने अपनी शंकाओं के बारे में पूछा। ड्यूक ने रेड वाइन का गिलास पकड़ा, कुछ देर तक सोचा और फिर जवाब दिया, मैंने कहा था कि यह एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है और आप निश्चित रूप से आश्वस्त नहीं होंगे, लेकिन वास्तव में मैंने व्हाइट पेपर मेडिटेशन मेथड को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि यह सबसे सरल है और इसके साथ कुछ प्रयोग करना आसान हो सकता है। उस समय वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि शियाई फ़ोन पर ध्यान कर सकती है, इसलिए वो केवल सबसे सरल तरीका ही चुन सकता था। लेकिन इस समय एक अधिक उचित कारण स्पष्ट रूप से आवश्यक है। ये पता चला है कि ध्यान पद्धति बहुत सही है और यह ऐसी जगह नहीं है जहां मैं शॉर्टकट ले सकता हूं। इसलिए मैंने निर्णायक रूप से इसे फील्ड मेडिटेशन विधि से बदल दिया, जो मेरी समझ के अनुरूप है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने कहा, जहां तक द रॉक मेडिटेशन की बात है, तो हो सकता है कि यह कागज पर मेरी प्रतिभा के अनुरूप हो, लेकिन केवल मैं ही जानता हूं कि द फील्ड मेडिटेशन मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं समझता हूं। आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। इससे मुझे एहसास हुआ। विल ने बस अपना धन्यवाद व्यक्त किया। आपका स्वागत है। शायद जब मैं भविष्य में नवपंजीकृत आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं के लिए ध्यान की सिफारिश करूंगा, तो मुझे आपकी योजना पर विचार करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है, ड्यूक ने इससे इनकार किया। विल को समझ में नहीं आया। मेरा मतलब यह है कि मैं एक बहुत ही विशेष परिस्थिति में हूं। हो सकता है कि मैं किसी रहस्यपूर्ण घटना के बाद सीधे एक रहस्यमय जादूगर के रूप में पदोन्नत होने वाला व्यक्ति न हो, लेकिन मेरी समझ अभी भी बेजोड़ है। इसलिए मेरे जैसे विशेष मामले को सामान्य परिस्थिति के रूप में देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्यूक ने जो कहा वह पागलपन भरा लग रहा था, लेकिन वेई गैंग ने इसे गंभीरता से लिया। मैं समझता हूँ, मैं एक गतिरोध में फंस गया हूँ। आपको 1 साल में एक रहस्यमय गुरु के रूप में पदोन्नत किया गया था, और यह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आध्यात्मिक प्रशिक्षु सीख सकें। जो लोग एक बार प्रबुद्ध हो जाने पर सीधे आर्कन मास्टर्स के पद पर पदोन्नत हो जाते हैं, वे अद्वितीय प्रतिभाशाली होते हैं। लेकिन जो लोग 1 वर्ष के भीतर लगातार आर्कन मैच के पद पर पदोन्नत हो गए हैं, वे भी असाधारण प्रतिभाशाली हैं। विल ने इस पर गहराई से विचार किया। वह अपने उतले ज्ञान का उपयोग असाधारण प्रतिभाओं पर लागू करने के लिए नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिकता के प्रति बहुत अपमानजनक होगा। आखिरकार उन्होंने ड्यूक की ओर देखा, जो लाल वाइन का गिलास पकड़े हुए बात करने के लिए दूसरों की तलाश कर रहा था, और अपने दिल में भावुक होकर कहा, यह मिस्टर ड्यूक आध्यात्मिक कृपा वाले व्यक्ति हैं। और ड्यूक विलिगन को मूर्ख बनाया। जैसे ही मैं शौचालय जाने के लिए उठना चाहता था, एक व्यक्ति ने मुझे रोक दिया। मिस्टर ड्यूक, नहीं, लॉर्ड ड्यूक, मैं टॉम हूँ। आगंतुक बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसकी अभिव्यक्ति अजीब थी, और वह हकलाते हुए बोला, यह मैं था। मैंने आपको आध्यात्मिक प्रशिक्षुता प्रक्रियाओं के माध्यम से ले लिया, क्या आपको याद है? शियाई की उपस्थिति से ड्यूक किसी को भी नहीं भूलेगा जिसे वह याद करता है। जब टॉम ने उसे रोका, तो शियाई ने दूसरे पक्ष की जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसे ड्यूक को उपलब्ध करा दिया था, जिससे ड्यूक को टॉम को जानने की स्थिति याद आ गई। उस समय वो आध्यात्मिक प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण कराने के लिए फॉलिंग पैगोडा आए थे, और टॉम ही थे जिन्होंने उन्हें प्रक्रियाओं से परिचित कराया। लेकिन क्योंकि उसकी प्रतिभा औसत से भी कम है, टॉम अक्सर सड़क पर अपनी आंखें घुमाता था और यहाँ तक कि उदासीनता का भाव भी दिखाता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष मुझसे दोस्ती करने के लिए आएगा। ड्यूक चुपचाप खड़ा रहा और टॉम की ओर उदासीनता से देखने लगा। मुझे याद है कि जो कर्मचारी मुझे औपचारिकताओं से गुजार रहे थे, वे बहुत ही असभ्य थे। क्या आप भी ऐसे ही हैं? ये टॉम तुरंत घबरा गया और जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं, शायद मुझसे गलती हो गई। मिस्टर ड्यूक, मैं आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। मैं अब जा रहा हूँ। टॉम की बात खत्म होने के बाद वह बिना पीछे देखे भाग गया। ड्यूक उसके लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे दूर भेज दिया। फिर जल्दी से शौचालय में गया, पानी निकालने के लिए गेट खोला और जल्द ही सहज महसूस किया। टोस्टिंग का आनंद लेने के बाद हम वापस हॉल में आ गए। ड्यूक ओरुचि और अन्य लोगों की मेज पर वापस आया। यह मेज आर्कानिस्ट, मासियस, फिलिबिल और बाटेलो से भरी हुई थी। फॉलिंग पैगोडा में काम कर रहे कुछ प्रथम रिंग रहस्यमय जादूगर भी हैं जो जानबूझकर वापस आ गए हैं। आर्कानिस्टों के पास पैसे की कमी नहीं है, ड्यूक। कई कंपनियां आपको सलाहकार या निर्देशक के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगी, लेकिन इस तरह का पैसा केवल आपकी जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। आपको अभी भी साधना के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। एक युवा महिला आर्कन मैज ने ड्यूक से उत्साहपूर्वक बात की। उसका नाम जोआना बॉबकैट है और वह जिंगुआंग टाउन में बॉबकैट परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिता जोविस बॉबकैट न केवल वर्तमान बैरन बॉबकैट हैं, बल्कि यूनाइटेड टॉवर के शासक सदस्यों में से एक हैं, जो शेंजियाओ शहर की नेतृत्व टीम के सदस्य हैं। मुझे ये पता है, ड्यूक ने अभिवादन में सिर हिलाया। मैंने स्नैक टाउन में कई रहस्यमय मास्टर्स की बात सुनी है।
भले ही वे 2 रिंग रहस्यमय मास्टर्स हों, फिर भी उन्हें अपनी खुद की साधना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अग्रिम पंक्ति में काम करने की आवश्यकता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने जैसी कोई चीज नहीं होती, यहाँ तक कि आध्यात्मिक आशीर्वाद भी नहीं, एक अन्य रहस्यवादी मालफाइट ने कहा। वैसे आप अपना घर कहाँ बनाने जा रहे हैं? जोआना लिंक्स ने पूछा। ड्यूक ने जवाब दिया, मैंने पहले ही कुछ शोध कर लिया है और मैं बेवरली मैनर में एक छोटा सा विला खरीदने जा रहा हूँ। मुझे वहाँ का वातावरण अधिक पसंद है। क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? कम ही पर्याप्त? थोड़ा और पैसा जोड़कर शांगशिंग चेंग समुदाय को खरीदना बेहतर है। मैं अब शांगशिंग चेंग में रहता हूँ और वहाँ का वातावरण बेहतर है। शांगशिंग चेंग समुदाय आंतरिक शहर के उत्तर में है और बेवरली मैनर आंतरिक शहर के दक्षिण में है। ड्यूक ने अचंभित होकर कहा, सुश्री जोआना, यह कोई छोटी रकम नहीं है। स्टार सिटी में एक विला से बेवरली मैनर के 3 सेट खरीदे जा सकते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता का झरना शहर के उत्तर में है, शांगशिंग चेंग समुदाय आध्यात्मिकता के झरने के बगल में है और आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता बेवरली मनों की तुलना में बहुत अधिक है। एक बार आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता अधिक हो जाने पर, चाहे वह फूल और घास लगाना हो या बिल्लियों और कुत्तों को पालना हो, विकास की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो आप इसे किसी दोस्त से उधार ले सकते हैं। हम सभी आपके दोस्त हैं, जोआना ने बेपरवाही से कहा। अगर आपको उधार लेने में शर्म आती है, तो आप शेंजियाओ सिटी होटल में सलाहकार बन सकते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 साल के लिए परामर्श शुल्क शांगशिंग सिटी में एक विला खरीदने के लिए पर्याप्त है। मेज के शीर्ष पर बैठे मुख्य निदेशक ओरुचि ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, जोआना, बाहर का माहौल फालिंग पैगोडा में मत लाओ। जोआना ने कंधे उचकाकर कहा, माफ कीजिए मुख्य निदेशक। लेकिन जल्द ही वह ड्यूक की ओर मुस्कुराया और कहा, ये किसी भी कंपनी में एक नाम है, लेकिन शेंजियाओ सिटी होटल में आप जहां भी जाते हैं एक मुफ्त होटल में रह सकते हैं। ओरुचि ने फिर से देखा। जोआना ने बात करना बंद कर दिया। ड्यूक को शेंजियाओ होटल में सलाहकार के रूप में भर्ती करने की बात का जिक्र करना बंद कर दिया और बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय 125 हेजियाओ हे भूमि की आध्यात्मिकता भोज के बाद ड्यूक आर्कानिस्ट हॉल में रुके। यहाँ आर्कन मास्टर्स के लिए विशेष रूप से तैयार एक अतिथि कक्ष है, जिसमें फर्श से छत तक खिड़कियों की एक दीवार है, जहाँ से पूरे शेंजियाओ शहर का रात्रि दृश्य दिखाई देता है। लड़ाकू भावना की हल्की हरकत से रेड वाइन से होने वाले नशे को आसानी से दूर किया जा सकता है। फर्श से छत तक ऊंची खिड़कियों के सामने खड़े होकर दूर दूर तक चमकती नियॉन रोशनी वाली सड़कों को देखने पर यह वास्तव में मकड़ी के पैरों की तरह आंतरिक शहर से बाहरी शहर तक फैली हुई लगती है। यूनाइटेड कार्ड स्टोर, शेंजियाओ सिटी होटल, हेब्डी स्पिरिट माइन कंपनी, रुनवाजिया स्पिरिट टूल फैक्ट्री ड्यूक में पाया जा सकता है। शटल भूतल के बीच चलती है और कार सड़क पर चलती है। लेकिन रेलगाड़ियां सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। जब भी वे रुकती हैं, तो बड़ी संख्या में लोग चढ़ते उतरते हैं। ये शहर करीब 3 मिलियन की आबादी वाला है। वो खिड़की के करीब गया और नीचे की ओर दूरी की ओर देखने लगा। कई ऊंची मीनारों से घिरा एक हल्का अंधेरा इलाका है, जो शांगशिंग चेंग समुदाय है। यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि अंधेरे का कारण यह है कि ऊंचे पेड़ समुदाय की रोशनी को ढक लेते हैं। यह आध्यात्मिक पौधों से भरा है। जब ड्यूक ने पहले शेंजियाओ शहर का दौरा किया था, तो वह शांगशिंग चेंग समुदाय में घूमे थे और उन्हें पता था कि अंदर के कई पेड़ आध्यात्मिक पौधे थे। 0 रिंग, 1 रिंग और 2 रिंग हैं। मैंने समुदाय के सुरक्षा गार्डों से भी सुना है कि तीसरी रिंग में एक पेड़ राजा है। आध्यात्मिक पौधों का परिचय देने वाली कुछ पुस्तकों के विवरण के अनुसार, दूसरा वलय मूलतः आध्यात्मिक पौधों की कृत्रिम खेती की सीमा है और तीसरा वलय केवल जंगल में आध्यात्मिक झरने के पास ही पाया जा सकता है। जहां तक चौथे रिंग लिंगजी का सवाल है, तो केवल कुछ ही रिकॉर्ड हैं। ये ज्ञात नहीं है कि प्रकृति में चौथे वलय से ऊपर आध्यात्मिक पौधे हैं या नहीं। कम से कम विभिन्न पुस्तकों में तो उनका उल्लेख नहीं किया गया है। कंपनी से जुड़ जाओ, पैसे जोड़ो। क्या तुम स्टार सिटी में विला खरीदना चाहते हो? ड्यूक के दिल में खुजली हो रही थी। अगर तुम सच में शेंजियाओ सिटी में बसना चाहते हो, तो एक बार में ही सब कुछ खरीद लेना बेहतर है। लेकिन मैंने एक विला खरीदा है, इसलिए वहां हमेशा के लिए रहना संभव नहीं होना चाहिए। अधिकांश नवपदोन्नत आर्केनिस्ट आगे के प्रशिक्षण के लिए मैच टावर जाएंगे और ड्यूक इसका अपवाद नहीं है। यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और शियाई के लिए डेटाबेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है मैच टावर पर जाना। केवल मैच टावर में ही आप आध्यात्मिक अर्चना के क्षेत्र में अत्याधुनिक ज्ञान के संपर्क में आ सकते हैं। योजना वही है। चलो बेवरली मैनर को चुनते हैं। ड्यूक ने अभी भी अपने दिल में कम प्रोफाइल रखने का फैसला किया। बेवरली मैनर वास्तव में स्टार सिटी समुदाय जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी आंतरिक शहर में एक समुदाय है। जो लोग वहां रहते हैं वे या तो अमीर या महान हैं, भले ही वे रहस्यमय स्वामी न हों, वे आर्कनिस्ट मास्टर्स के रिश्तेदार हैं। अपना सिर हिलाते हुए ड्यूक ने पर्दे बंद कर दिए, बिस्तर पर वापस जाकर लेट गया और हेजियाओ हे भूमि की आध्यात्मिकता नामक पुस्तक खोली।
हस्ताक्षर अनुबंध। एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति ने कोरे कागज को हटा दिया और जल्द ही एक एक करके शब्द प्रकट होने लगे। तूफान कैलेंडर के वर्ष 3752 में एक काला ड्रैगन महान नदी से उभरा। अग्रणी युद्धों के अग्रदूतों ने इसे ताओयुआन दुनिया में पीछा किया। एक बड़े आध्यात्मिक झरने ने आध्यात्मिकता को दसियों मीटर की ऊंचाई तक फैलाया और अनगिनत प्राचीन आत्माएं उसमें भटकती रहीं। अग्रदूतों ने इस काले ड्रैगन को मार डाला और इसका नाम रेजिंग ड्रैगन रखा तथा यह निर्धारित किया कि यह 9 रिंग वाला आत्मिक जानवर था। इस विशाल आध्यात्मिक झरने के स्थान पर अग्रदूतों ने एक शहर बनाने का निर्णय लिया, शेंजियाओ शहर। रेजिंग वेव्स के अर्ल किल ने शेंजियाओ शहर की रक्षा करने का फैसला किया। उनके वंशज रेजिंग वेव्स को अपना उपनाम लेंगे और उस भूमि की रक्षा करेंगे जिसे रेजिंग वेव्स ड्रैगन ने तबाह कर दिया है, हेजियाओ नदी की भूमि। हीजियाओ है भूमि की आध्यात्मिकता की शुरुआत हीजियाओ है भूमि और शेंजियाओ शहर के इतिहास का परिचय देती है। इसकी शुरुआत 350 साल से भी पहले हुई थी, जब रेजिंग ड्रैगन को पायनियरिंग युद्ध में मार दिया गया था और फिर शहर को एक बड़े आध्यात्मिक झरने में बनाया गया था। इस 9 रिंग स्पिरिट बीस्ट की याद में इसका नाम शेंजियाओ सिटी रखा गया। आसपास की जमीन हेजियाओ नदी बेसिन से संबंधित है, इसलिए इसे हेजियाओ नदी भूमि कहा जाता है। ये पता चला है कि यूनियन टावर के मुख्य शासक किस्टन रेजिंग काउंट रेजिंग के परिवार में पैदा हुए थे और पूर्वज किल अग्रणी थे जिन्होंने पहली बार शेंजियाओ शहर का निर्माण किया था। ड्यूक को अचानक एहसास हुआ, नुताओ परिवार शेंजियाओ शहर का सुयोग्य नंबर 1 परिवार है जो 300 से अधिक वर्षों से यहाँ स्थापित है और संभवतः शेंजियाओ शहर में जीवन के सभी क्षेत्रों में पहले से ही एकीकृत हो चुका है। पृष्ठ पलटें और ब्राउजिंग जारी रखें। पुस्तक के परिचय के अनुसार केवल एक 5वीं रिंग रहस्यमय जादूगर है और वह है कीस्टन राइज। 3/4 रिंग पृथ्वी जादूगर है और इरविन उनमें से एक है जो एरुडिशन टावर का मुख्य निदेशक है। 16 रिंग 3 रहस्यमय जादूगर हैं। 2 आर्कन मास्टर्स फालिंग पैगोडा में 68 लोग पंजीकृत हैं। एक आर्कन मास्टर्स में 284 लोग हैं। अर्थात शेंजियाओ के विशाल शहर में आसपास के 51 बाजार कस्बों को मिलाकर केवल 371 आर्कानिस्ट हैं। शेंजियाओ शहर की जनसंख्या लगभग 4 मिलियन है तथा इसके आसपास के 51 बाजार कस्बों की जनसंख्या भी लगभग 5 मिलियन है, जो कुल मिलाकर लगभग 9 मिलियन है। 90 लाख लोगों में केवल 371 रहस्यमय गुरु हैं। यह अनुपात 30,000 में 1 के करीब है। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार जब कोई आर्केनिस्ट पैदा होता है तो घंटी बजाने का समारोह आयोजित किया जाता है। ड्यूक को आर्केनिस्ट की स्थिति के बारे में स्पष्ट समझ है। हेजियाओ है भूमि का क्षेत्र उसके पार जाने से पहले के किसी प्रांत के क्षेत्र से छोटा नहीं होगा। विशाल भूभाग और विरल आबादी 370 एक रहस्यमय जादूगर इतने बड़े क्षेत्र को मजबूती से नियंत्रित करने में सक्षम थे। उन्होंने अपने शासन के तहत लोगों को परेशानी पैदा करने नहीं दिया और जंगल में आत्मिक जानवरों को प्रभावी ढंग से दबा दिया। ये देखा जा सकता है कि रहस्यमय जादूगर कितने शक्तिशाली हैं और उनका शासन अटूट है। ड्यूक ने फिर पुस्तक को पलटना जारी रखा। मूलतः शेंजियाओ शहर के प्रत्येक रहस्यवादी का विस्तृत या मोटा परिचय दिया गया था और जिन रहस्यमयी गुरुओं ने विद्वान की उपाधि प्राप्त की है उनका एक अलग पृष्ठ पर लंबा परिचय दिया गया है। इन विद्वानों का विस्तार से परिचय, उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके शोध, वे किसमें अच्छे हैं, उन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और उन्होंने कौन से शोधपत्र प्रकाशित किए हैं। यहाँ तक कि कुछ रहस्यमयी महारथी किन कंपनियों के लिए काम करते हैं, इसका भी विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। जल्द ही उन्होंने एक पुस्तक पढ़कर समाप्त की और शियाई ने पुस्तक की विषय वस्तु को विस्तार से रिकॉर्ड भी किया और उसे अपने डेटाबेस में विस्तारित किया। ड्यूक खड़ा हुआ और अपने लिए हर्बल चाय का एक कप डाला। जियुई, क्या तुम्हें ये दिलचस्प लगता है? मास्टर का क्या मतलब है? इस पुस्तक में सभी रहस्यमय मास्टर्स की जानकारी दर्ज है और केवल रहस्यमय मास्टर्स ही इसे पढ़ सकते हैं। जाहिर है, इसका मतलब है कि रहस्यमय मास्टर्स एक परिवार हैं। ड्यूक ने जल्दी से इस पुस्तक के पीछे के इरादे का विश्लेषण किया, सतह पर शियाई के साथ संवाद किया, लेकिन वास्तव में खुद ही निष्कर्ष निकाला। शायद आर्कन मास्टर्स के अपने गुट हैं, लेकिन शेंजियाओ सिटी और यहाँ तक कि हेजियाओ ही भी बहुत बड़े हैं। केवल एक दूसरे के साथ एकजुट होकर ही हम अपना शासन मजबूत कर सकते हैं। ये पुस्तक बलों के विभाजन का एक मानचित्र है। ड्यूक को बताएं कि उन साइटों को अन्य आर्केनिस्टों द्वारा विभाजित किया गया है और एक नए आर्केनिस्ट के रूप में वह किन साइटों तक पहुंच सकता है। भविष्य में संघर्षों को रोकने के लिए पहले से योजना बनाएं। हालांकि मैं मैदान में जल्दबाजी नहीं करना चाहता। अब जब मेरी पहचान दर्ज हो गई है तो मुझे सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस धैर्य रखें और दूसरों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार करें। उन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपाधि अर्जित कर ली है और अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उस समय मैं स्वयं निर्णय लूंगा कि किस मैच टावर में अध्ययन करना है या किस कंपनी में सलाहकार के रूप में काम करना है।
एक मधुर स्वप्न। ड्यूक को आर्केनिस्ट हॉल में वेटर द्वारा भोजन परोसा गया, उसे एक नया आर्केनिस्ट लबादा पहनाया गया तथा भरपूर नाश्ते का आनंद दिया गया। पिछले 6 महीनों के दौरान आप किसी भी समय आर्केनिस्ट हॉल में रह सकते हैं और सभी उपयोग निःशुल्क हैं। निर्देशक फिलिबेल, जो पहले से ही मेज पर बैठे थे, ने अखबार पढ़ा। यह नए आर्केनिस्ट का लाभ है, इसे मिस न करें। समझ गया। डायरेक्टर फिलिबेल, मैं तुम्हारी दादी के बराबर बूढ़ी हूँ, लेकिन मैं चाहूंगी कि तुम मुझे सिस्टर फेली कहो। फिलिबेल की उम्र 60 साल बताई जाती है, उसके बाल अभी भी काले हैं, लेकिन उसका चेहरा काफी झुर्रीदार है। ड्यूक दयालु और उदार है। ठीक है, बहन फेली, सुनो, तुमने कल क्या कहा था? क्या तुम आज घर ढूंढने की योजना बना रहे हो? नहीं, मैं स्नेकहिड टाउन वापस जाने की योजना बना रहा हूँ। मुझे वहाँ कुछ सामान निपटाना है। उसे अपना छोटा बैग और चिकन साथ लाना होगा। फिलिपेल ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपके साथ स्नेकहिड टाउन जाऊंगा और रास्ते में स्नेकहिड टाउन में मैजिक स्पिरिट सोसाइटी को पुरस्कृत करूंगा, चाहे इससे कोई फर्क पड़े या न पड़े। स्नेकहिड टाउन में एक आर्कनिस्ट के जन्म में मैजिक स्पिरिट सोसाइटी का योगदान होगा। फिलिबेल ने तुरंत कहा, इसके अलावा टिकट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल हम महामहिम अलूची के हवाई जहाज से उड़ान भरेंगे। महामहिम ओरुचि के पास भी एक हवाई जहाज है। बेशक, वह एक 3 रिंग रहस्यमय जादूगर है। ऐसा कोई 3 रिंग रहस्यमय जादूगर नहीं है जो हवाई जहाज नहीं खरीद सकता। आप इस वाक्य को याद रख सकते हैं। निश्चित रूप से। नाश्ते के बाद फिलिबेल को ओरुचि से एयरशिप की चाबी मिल गई। एक 3 रिंग आर्कन जादूगर के रूप में ओरुचि के पास शहर के बाहर अपना खुद का विशेष जादूगर टॉवर है और एयरशिप भी जादूगर टॉवर के पास डॉक किया गया है। भीतरी शहर में स्थित फालिंग पैगोडा से शहर के बाहर स्थित ओरुचि मेज टॉवर तक 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। शटल ले लो, फिलिबेल ने कहा। फालिंग पैगोडा का बेसमेंट शटल और कारों के लिए पार्किंग स्थल है। लोगों का एक समूह चांदी सफ़ेद बूंद के आकार की शटल के पास आया। शटल के पास पहले से ही कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है और वह एक सुंदर आदमी है। डायरेक्टर फीली, मिस्टर ड्यूक। आदमी ने थोड़ा झुककर कार का दरवाज़ा खोला। वह मेरा भतीजा फिलिप्स है, एक महान शूरवीर, और अब मेरा ड्राइवर है। फिलिबेल ने परिचय कराया। नमस्ते, फिलिप्स नाइट। शटल दिखने में तो कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसमें जगह बहुत ज़्यादा है। इसमें 7 या 8 लोग बैठ सकते हैं। ड्यूक और फिलिबेल चौड़ी बीच वाली सीट पर बैठते हैं। अन्य लोग केवल आगे की पंक्ति या पीछे की पंक्ति में ही जा सकते हैं। इन शूरवीरों में प्रथम श्रेणी के शूरवीर फिलिप्स के अलावा 3 अन्य शूरवीर हैं, जो सभी फिलिबेल के अंगरक्षक हैं तथा उसके जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की रक्षा करते हैं। स्पिरिट कार्ड की विद्युत आपूर्ति शांत है। उड़ते हुए शटल के निचले हिस्से में रहस्यमयी डिस्क सक्रिय हो गई और एक मजबूत जेट वायु प्रवाह ने शटल को स्थिर रूप से सहारा दिया। क्योंकि यह एक रहस्यमयी वायु प्रवाह था, उड़ते हुए शटल को सहारा देने के बाद हवा बिना किसी शोर के चुपचाप नष्ट हो गई। किसी भूतिया विमान की तरह शटल बिना कोई आवाज किए तहखाने से बाहर उड़ गया। सड़क पर आओ और जल्दी से जमीन के करीब चले जाओ। क्या आप एक गिलास रेड वाइन पीना चाहेंगे? फिलिबेल ने बीच के आर्मरेस्ट से रेड वाइन की एक बोतल निकाली और उसे हिलाया। शटल बहुत स्थिर है और पीने में बाधा नहीं डालती है। नहीं, ड्यूक को शराब पीना पसंद नहीं है। ये देखकर फिलिबेल ने लाल शराब वापस भर ली, ड्यूक के साथ बातचीत जारी रखी और जल्द ही शहर के बाहर ओरुचि मैच टावर पर पहुंच गया। मैच टावर के प्रांगण की दीवार के भीतर एक सिकुड़ा हुआ हवाई जहाज खड़ा था। ओलुकी मेज टावर, मैंडिंग। मैच टावर के प्रबंधक ने बहुत पहले ही प्रतीक्षा कर ली थी और जब फिलिबेल ने चाबी सौंपी तो मैच टावर से संबंधित कई महान शूरवीरों ने चाबियां ले ली और हवाई जहाज को शुरू कर दिया। मूलतः सिकुड़ा हुआ हवाई जहाज एक क्षण में हवा से भर गया। चलो चलो ऊपर चलते हैं। फिलिबेल ड्यूक को लेकर हवाई जहाज के निचले केबिन में चढ़ गया, जो एक 5 सितारा होटल जितना शानदार था। बड़े शूरवीर के अलावा हवाई जहाज पर दर्जनों साधारण वेटर भी हैं। शेफ, बारटेंडर, संगीतकार, मालिश करने वाले आदि सभी उपलब्ध हैं। स्थिर तापमान वाली एयर कंडीशनिंग, स्लाइड थिएटर और भी बहुत कुछ। ड्यूक के लिए यह कोई वाहन नहीं, बल्कि एक चलता फिरता महल है। विलासिता। ताज़ा बने स्वादिष्ट स्नैक्स खाते हुए ड्यूक भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने शुरू में सोचा था कि यद्यपि इस दुनिया में असाधारण शक्ति है, ये बहुत आधुनिक नहीं है और आध्यात्मिक आनंद निश्चित रूप से पृथ्वी की तरह अच्छा नहीं है। केवल अब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक कुएं के तल से आकाश को देख रहा हूँ। आध्यात्मिक रहस्यवाद का विकास एक अन्य प्रकार की वैज्ञानिक और तकनीकी शैली को दर्शाता है। हवाई जहाज की गति बहुत तेज नहीं है। पोर्टहोल के माध्यम से दृश्यों को देखते हुए शेंजियाओ शहर को छोड़कर, जो बाहर काला धुआं उड़ा रहा है, ये सब एक सुंदर दृश्य है। लंबे लंबे अंतहीन खेत बगीचे, लहरदार पहाड़ियां तथा घुमावदार नदियां और झीलें। जैसे जैसे हवाई जहाज मार्ग पर आगे बढ़ता है, जमीन पर परिदृश्य अधिक से अधिक आदिम होता जाता है।
आप घने जंगल में शिकार करते आत्मिक जानवरों को भी देख सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें ऊपर हवाई जहाज मिल गया हो। एक पीला तेंदुआ एक बड़ी चट्टान पर खड़ा था, हवाई जहाज को देखकर मुस्कुरा रहा था। सेवन टावर्स फेडरेशन एक विशाल भूमि पर शासन करता है, लेकिन हमारे निवास के लिए उपयुक्त क्षेत्र एक छोटा सा बिंदु है। शेंजियाओ शहर एक छोटा सा बिंदु है और शेशो टाउन भी एक छोटा सा बिंदु है। इसके अलावा छोटे बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं हैं, ये मार्ग भी हमारे नियंत्रण में हैं। फिलिबिल ने कहा। ड्यूक ने सिर हिलाया। मैंने नक्शा देखा है। सेवन टावर्स फेडरेशन का वास्तविक रहने का क्षेत्र एक विशाल मकड़ी के जाल जैसा दिखता है। हाँ, इस मकड़ी के जाले की गांठें आध्यात्मिक झरनों से भरी हुई हैं। मैंने किताब में पढ़ा था कि आध्यात्मिक फव्वारे में एक प्राचीन आत्मा रहती है। वह क्या है? ड्यूक ने अपनी शंकाओं से पूछा। पुस्तक से उसने देखा कि प्राचीन आत्मा दर्ज की गई थी और जियाओजी के मुंह में दादी भी एक प्राचीन आत्मा लग रही थी। आध्यात्मिक झरने में रहने वाले प्राणी की स्मरण शक्ति लंबी होती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वह प्राचीन काल में मरा हुआ प्राणी है। वह क्या है? आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, एक प्रकार का एम्बर। एम्बर, यह सही है। एम्बर छोटे कीड़ों को लपेटता है जो उन्हें हजारों सालों तक सड़ने से बचा सकता है। आध्यात्मिक झरना प्राचीन काल के प्राणियों को भी उनकी आत्माओं के साथ लपेट सकता है और अंततः प्राचीन आत्माओं का निर्माण कर सकता है। एक जादुई लेकिन दुखद प्राणी। जादू हजारों वर्षों की अमरता में निहित है और त्रासदी अविभाज्य आध्यात्मिक स्रोत में निहित है। ड्यूक ने पूछना जारी रखा। प्राचीन आत्माएं बुद्धिमान होनी चाहिए, क्या वे इतने वर्षों तक जीवित रहीं? ज्ञान उत्पन्न करने के लिए समय ही पर्याप्त है। वास्तव में, यदि आप किसी प्राचीन आत्मा की कृपा प्राप्त कर सकें तो यह अर्चना की पुस्तक के स्वामी होने के समान है। क्यों? इसके लिए बहुत सारे कारण नहीं हैं ड्यूक, आप इसे प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे। फिलिबिल मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। ड्यूक ने पूछा, तो क्या आपके पास प्राचीन आत्मा है? हाँ, मैंने इसे केवल देखा है, लेकिन कभी इसका मालिक नहीं रहा। प्राचीन आत्माएं बहुत कीमती हैं, वे सभी उन विशाल जादूगर टावरों द्वारा छीन ली गईं। जादूगर टावर छीन लिया गया है। क्या यह आध्यात्मिक झरने को छोड़ने में असमर्थ नहीं है? दुनिया में कोई भी चीज निरपेक्ष नहीं है, खासकर हमारे लिए जो आर्कन मास्टर्स हैं। आप जल्द ही यह समझ जाएंगे, आध्यात्मिकता सब कुछ हल कर सकती है। गू, लॉ सोसाइटी की खिड़की से पोस्टमैन के उल्लू की आवाज सुनाई दी। कर्मचारियों ने खिड़की खोली और उल्लू के पैरों से एक लुढ़का हुआ दस्तावेज निकाला। फिर उसने उसके गले में लटके छोटे से बैग में रखा चांदी का ड्रैगन सिक्का निकाला। डाकिया उल्लू की उत्सुक निगाहों के सामने उसने आत्मिक पशु के मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और डाकिया उल्लू को खिला दिया। खाओ खाओ, एक साइज बड़ा हो जाओ और तुम बड़ी चीजें ले जा सकोगे। कर्मचारियों ने पोस्टमैन उल्लू के सिर पर थपथपाया। तुरंत ही उसने अपने हाथ में रखे दस्तावेज पर नजर डाली और उसे खोलने पर उस पर फालिंग पैगोडा का निशान पाया। फिर तुरंत फाइल राष्ट्रपति कार्यालय भेज दी गई। राष्ट्रपति जी, ये फालिंग पैगोडा द्वारा भेजी गई एक एनक्रिप्टेड फाइल है। राष्ट्रपति ने टपकते मांस के बन को चबाते हुए दस्तावेज लिया, सील को फाड़ दिया और अंदर का कोरा कागज बाहर निकाला। हस्ताक्षर के बाद कागज पर पाठ की पंक्तियां दिखाई देती हैं। राष्ट्रपति ने ऊपर दी गई सामग्री को सहजता से देखा। पहले तो उन्हें इसकी परवाह नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि यह कोई सामान्य सरकारी दस्तावेज है। लेकिन जल्द ही उसने अपने हाथ से मांस की रोटी फेंक दी, अपने हाथ पोंछे और ध्यान से पढ़ने के लिए दस्तावेज उठा लिया। जितना अधिक आप पढ़ते हैं, आपके चेहरे पर अभिव्यक्ति उतनी ही अधिक उलझी और जटिल होती जाती है। ड्यूक, नया प्रथम रिंग आर्कन मैज। ये कैसे हो सकता है? वह बच्चा तो औसत से भी नीचे है। लॉ स्पिरिट सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में उनके मन में मूलतः शहर के सैकड़ों आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं का प्रभाव है, भले ही वो स्पष्ट रूप से न कहें। उन्होंने ड्यूक की जानकारी देखी है, वो लड़का जिसने पिछले साल आध्यात्मिक सागर खोला था। तुरंत ही उन्होंने अपने अधीनस्थों से कहा, जाओ और म्यू लावेई को बुलाओ। हाँ, जल्द ही अधीनस्थों ने म्यू लावेई को बुला लिया। राष्ट्रपति ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, म्यू लावेई, ड्यूक, आपके पास एक धारणा है। ड्यूक, म्यू लावेई ने कुछ देर सोचा, क्या ये लिटिल सैम की शू का दुकान वाला ड्यूक है? मैंने सुना है कि उसने एक छोटा सा खेत किराए पर लिया था। तुमने उससे क्यों पूछा? आपने उसे हमारे ब्लैक स्नैक परिवार में भर्ती क्यों नहीं किया? म्यू लावेई ने हैरान भाव से राष्ट्रपति की ओर देखा। वह ब्लैक स्नैक परिवार में शामिल नहीं होना चाहता। मैं क्या कर सकता हूँ? एक अनाथ जिसने ड्रग्स लिया और अपना आध्यात्मिक सागर खोल दिया, क्या मुझे उससे ब्लैक स्नैक परिवार में शामिल होने की भीख मांगनी चाहिए? एक अनाथ आध्यात्मिक सागर को खोलने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर, क्या यह व्यक्ति प्रणय निवेदन करने लायक नहीं है? या ब्लैक स्नैक परिवार के सदस्य के रूप में आप जो भी काम करते हैं वह सब औपचारिक है? अध्यक्ष और अधिक क्रोधित हो गया। क्या आप जानते हैं कि आपने परिवार के लिए किस तरह की प्रतिभा को खो दिया है? म्यू लावेई ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं क्यों लापरवाही कर रहा हूँ? मुराग, क्या तुम सच में मुझ में दोष ढूंढने के लिए एक नशेड़ी आध्यात्मिक प्रशिक्षु का उपयोग करना चाहते हो, है ना?
गलतियां ढूंढो। राष्ट्रपति मुराग ने गुस्से से डांटा, क्या तुम जानते हो कि तुमने हमारे ब्लैक स्नैक परिवार को क्या खो दिया? एक 16 वर्षीय आर्कानिस्ट। पूरे शेंजियाओ शहर को देखते हुए, ड्यूक से छोटा कोई आर्कानिस्ट नहीं है। म्यू लावेई अचंभित रह गया, तुम्हारा क्या मतलब है? खुद ही देख लो। मुराग ने दस्तावेज मेज पर फेंक दिया। म्यू लावेई ने इसे उठाया, कुछ सेकंड तक इसे देखा और फिर आश्चर्य में अपना दिमाग खो दिया। ये कैसे संभव है? मैंने निश्चित रूप से गलती की है। क्या आपको लगता है कि फाली पगोडा से प्राप्त अनुबंध पत्र में कोई गलती होगी? यह असंभव है। मुझे ये ड्यूक बहुत अच्छी तरह याद है। सुंदर होने के अलावा उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रशिक्षु है जो ड्रग्स लेता है। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि एक नशेड़ी प्रशिक्षु को आर्कानिस्ट के पद पर क्यों पदोन्नत किया जा सकता है? मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, तुम नहीं जानते। मुराग ने मुलावेई को गहराई से देखा। जाओ और अपना काम करो। ड्यूक आज स्नैक हेड टाउन वापस जा रहा है और मैं उच्च पुजारी और मेयर को खबर बताने जा रहा हूँ। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, सोचो कि उच्च पुजारी की पूछताछ का जवाब कैसे देना है। तुम्हारा मतलब है, परिवार की जागीर में एक रहस्यमय जादूगर पैदा हुआ है। एक 16 वर्षीय जादूगर ब्लैक स्नैक परिवार की जागीर में, उच्च पुजारी मुरन ब्लैक स्नैक ने गंभीरता से कहा। हाँ, ये ड्यूक एक अनाथ है। वो स्नैक टाउन में पैदा हुआ था और स्नैक टाउन में ही पला बड़ा था। उसने ड्रग्स लेकर अपना आध्यात्मिक सागर खोला, इसलिए जब म्यू लावेई ने उससे पूछा कि क्या वह शामिल होना चाहता है, तो उसने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसलिए उन्होंने चुपचाप स्वयं ही एक रहस्यवादी बनने का अभ्यास किया। हाँ, महायाजक ने बुरी सांस छोड़ते हुए कहा, यह मेरे ब्लैक स्नैक परिवार की विफलता है। जागीर में प्रतिभाशाली अर्चनाविद का उपयोग मैं नहीं कर सकता। महायाजक, ड्यूक हमारे स्नैक हेड टाउन से है। शायद हम उसे ब्लैक स्नैक कबीले में शामिल करने के लिए अभी भी राजी कर सकें। मुराग ने सुझाव दिया, वो अभी भी युवा है, ब्लैक स्नैक कबीले की बेटी है, इसलिए वो उसे निश्चित रूप से परिवार के रथ से बांध सकता है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। उच्च पुजारी ने विराम लिया और जब उन्होंने मुराग की ओर देखा तो उनकी आंखें ठंडी थीं। परिवार की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन एक रहस्यवादी की कमी है। मुराग, सारी जिम्मेदारी मुराग पर मत डालो। महायाजक, मैं लॉ स्पिरिट सोसाइटी के अध्यक्ष का पद दूसरों को सौंप दिया जाना चाहिए। आप और म्यू लावेई ने कई वर्षों तक लॉ स्पिरिट सोसाइटी के तहत काम किया है। अंत में लॉ स्पिरिट सोसाइटी के अध्यक्ष पद के लिए संघर्ष किया, लेकिन ड्यूक की वजह से उन्हें सीधे अंत तक धकेल दिया गया और मुराग असंतोष से भरा था। लेकिन महायाजक के भावहीन चेहरे को देखकर वो असंतोष से भर गया और अचानक उसने अपने आप को रोकते हुए कहा, हाँ महायाजक, शिकायत मत करो। मुराग, ब्लैक स्नैक परिवार बहुत कमजोर है। मैं समझ गया महायाजक, चले जाओ। मुराग के अकेले जाने की प्रतीक्षा करते हुए मेयर मुहास ब्लैक स्नैक ने दरवाजा अंदर धकेला। तीसरे अंकल, ड्यूक का स्वागत करने का मानक क्या है? यह उसका गृहनगर है। उसे घर आने की गर्मजोशी का एहसास कराने के लिए 2 रिंग आर्केनिस्ट के लिए स्वागत मानक के रूप में मानक निर्धारित करें। ठीक है। तीसरे चाचा, मुहास ने फिर पूछा, क्या परिवार फिर से भर्ती करने की कोशिश करेगा? चिंता मत करो। युवा लोग अचानक सत्ता में आने पर दूसरों की आज्ञा मानने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? महायाजक ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, परिवार की सीधी रेखा में ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो 15 साल की उम्र के करीब हैं? मेरी बेटी मुरली, मुदिस की बेटी मुलाशान और मुक्सिस की बेटी मुलाजुआन सभी 15 वर्ष की होंगी और उन सभी ने अपने आध्यात्मिक सागर खोल दिए हैं। कोई उन्हें बुलाए और मुझे दिखाए। थोड़ी देर बाद 3 युवा और सुंदर लड़कियां, मूलाली, मूलशान और मूलाजैन, उच्च पुजारी के अतिथि कक्ष में आईं। तीसरे दादा, तीनों ने सलाम किया। उच्च पुजारी मुस्कुराए और उन तीनों को कुछ देर तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, काले सांप परिवार की मेरी बेटी वास्तव में सुंदर पैदा हुई है, एक अंडाकार चेहरा और पानी के सांप की कमर के साथ। मुहास ने मुस्कुराते हुए कहा, परिवार का खून बहुत अच्छा है। महायाजक ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी और तीनों लड़कियों से पूछा, क्या वे सभी शुद्ध हैं? म्यू लाली और म्यू लिशान को इसका कारण नहीं पता था, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, तीसरे दादाजी, हम हर दिन नहाते हैं, यह अशुद्ध कैसे हो सकता है? केवल म्यू लाजैन, उसका चेहरा अचानक अप्राकृतिक हो गया। महायाजक ने तुरंत ही ये देख लिया और म्यू लाउन को घूरते हुए कहा, तीसरे दादाजी से कहो, क्या तुम पहले से ही अशुद्ध हो? म्यू लाजेन इतनी भयभीत हो गई कि वो फूट फूट कर रोने लगी। महायाजक ने घृणा से डांटा, यदि तुम अभी वयस्क नहीं हुए हो तो तुमने खुद को एक बदमाश में बदल लिया है। परिवार के आलीशान कपड़ों और बढ़िया भोजन ने तुम्हें बड़ा किया है और तुमने ऐसे कमीने को पाला है। मुराजुआन के आंसू गिरते रहे। म्यूहासी ने ये देखा और उसे सांत्वना दी। तीसरे चाचा, शांत हो जाओ। म्यू लाजुआन का मतलब यह नहीं हो सकता है। क्या वह एक बदमाश है? क्या मैं अभी भी इसे नहीं देख सकता? उच्च पुजारी अधिक से अधिक निराश हो गया और सीधे हाथ हिलाया और डांटा, बाहर निकल जाओ, भविष्य में मेरे सामने मत आना।
म्यूहासी, जब वह 16 साल की हो जाए तो उसे तुरंत बाहर निकालो और मेरी आंखों को अवरुद्ध करने के लिए स्नैक टाउन में मत रहो। म्यूलाजिन रोते हुए बाहर भागी, उसे अतिथि कक्ष का माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। म्यूलाली और म्यूलशान ने सावधानी से महायाजक की ओर देखा। हालांकि महायाजक उनके तीसरे दादा थे, लेकिन लेवल 2 के रहस्यमय जादूगर की महिमा उनके रिश्तेदारों के लिए भी असहनीय थी। मुहांस ने आह भरी और उसे म्यूलहान की कोई परवाह नहीं थी। महायाजक को इस माहौल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मुलावन को डांटने के बाद वह तुरंत मुस्कुराने लगा और दोनों छोटी पोतियों से बातें करने लगा। कुछ देर तक उन दोनों के चेहरों को देखते हुए उसने अंततः कहा, मुलाली, तीसरे दादाजी ने तुम्हें एक काम सौंपा है, क्या तुम इस पर विचार करोगे? तीसरा दादाजी, बताओ। म्यूलाली ने सिर हिलाया। मुलशान, तुम पहले वापस जाओ। महायाजक ने मुलशान को विदा कर दिया। केवल पिता और बेटी मुहासी और मुलाली को छोड़कर शहर में एक युवक है जिसे हाल ही में रहस्यमय जादूगर के रूप में पदोन्नत किया गया है। मैं चाहता हूं कि तुम एक सहायक के रूप में उसका अनुसरण करो और परिवार को उसके साथ संबंध स्थापित करने में मदद करो। मुलाली ने कहा, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? महायाजक ने विनम्रता से पूछा। म्यूलाली को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उसने अपने पिता की ओर देखा, लेकिन मुहास ने धीरे से कहा, यह कोई बुरी बात नहीं है म्यूलाली। म्यूलाली समझती हुई प्रतीत होती है, लेकिन वह समझती नहीं है। वह तो एक छोटी बच्ची है जो अभी 15 वर्ष की भी नहीं हुई है। लेकिन ब्लैक स्नैक परिवार की बेटी होने के नाते वह बचपन से ही अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रही है, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, तीसरे दादाजी, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा, ये ब्लैक स्नैक परिवार की बेटी है। जाओ, नीचे जाओ और पहले कपड़े पहनो, फिर अपने पिता के पीछे आओ और हमारे साथ ड्यूक का स्वागत करो। उच्च पुजारी ने संतुष्टि के साथ मुरली के काम की व्यवस्था की। जल्द ही ब्लैक स्नैक परिवार व्यस्त हो गया। जब हवाई पोत पूर्वी आकाश में कैवेलियर्स से घिरा हुआ दिखाई दिया तो मुहास ने व्यक्तिगत रूप से टीम को हवाई पोत के लैंडिंग स्थल तक पहुंचाया। सैकड़ों मीटर लंबा हवाई जहाज धीरे धीरे जमीन पर उतरा। ड्यूक और फिलिबेल एक के बाद एक केबिन से बाहर निकले। महामहिम ड्यूक का स्नैक टाउन में पुनः स्वागत है तथा निदेशक फिलिबेल का स्नैक टाउन में आगमन पर स्वागत है, मुहास ने गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर कैवलियर्स से घिरे हुए समूह ब्लैक स्नैक परिवार की जागीर में गया, जो आध्यात्मिक झरने के ठीक ऊपर बनाया गया था। हालांकि यह आध्यात्मिकता का केवल एक मध्यम आकार का झरना है, लेकिन मुक्त आध्यात्मिकता का संकेंद्रण शेंजियाओ शहर के भीतरी शहर से भी बदतर नहीं है। ड्यूक और उसके दल का स्वागत करने के लिए महायाजक स्वयं जागीर के द्वार पर खड़े थे। उच्च पुजारी को अपने कंधों पर उगते हुए सांप के सिर के साथ और रहस्यमय जादू से घिरे हुए देखकर ड्यूक के लिए अपने सामने खड़े सुंदर और सुरुचिपूर्ण बूढ़े व्यक्ति की छवि को उस छवि के साथ ओवरलैप करना मुश्किल था जो उसके पास तब थी जब वह भूत चेहरे वाले गिद्ध से लड़ रहा था। ये वास्तव में युवा और आशाजनक है। जब तुम अपनी उम्र के थे तब भी मैं आर्काना के प्रक्षेप पथ के बारे में गंभीरता से सोच रहा था, उच्च पुजारी ने प्रशंसा की। ड्यूक ने विनम्रता से जवाब दिया, आप बहुत ज्यादा हैं, मैं आपकी कहानी सुनकर बड़ा हुआ हूँ। ये सच है। स्नैकहेड टाउन की छोटी सी जगह में उच्च पुजारी मुरन ब्लैक स्नैक और मेयर मुहास ब्लैक स्नैक मूल रूप से किंवदंतियां हैं। मुबिया ब्लैक स्नैक के पहले बैरन और तीसरे रिंग आर्कानिस्ट ब्लैक स्नैक फैमिली की स्थापना के कुछ समय बाद ही मर गए। ब्लैक स्नैक फैमिली स्नैकहेड टाउन में एक मजबूत पैर जमाने में सक्षम थी, केवल उच्च पुजारी मुलांडे की शक्ति पर भरोसा करते हुए। हर बार जब कोई शक्तिशाली आत्मा जानवर आक्रमण करता था तो मूल रूप से मुलांडे ही उसे दबाने के लिए आगे आता था। मेरे पास क्या कहानियां हो सकती हैं? भविष्य में कहानियां आप युवा लोगों द्वारा लिखी जाएंगी। ड्यूक, स्नैकहेड टाउन के बच्चे आपकी कहानियां सुनकर बड़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ अच्छी कहानियां छोड़ पाऊंगा। ड्यूक मुस्कुराया। हाँ, ये तो पक्का है। महायाजक ने सभी को जागीर में आमंत्रित किया। दोपहर होने में अभी समय था, इसलिए सभी के साथ कुछ देर बातचीत करने के बाद दोपहर का भोजन शुरू हुआ और पहाड़ों और समुद्रों से प्राप्त सभी प्रकार के व्यंजन बारी बारी से मेज पर परोसे गए। टोस्ट और चिप्स अलग अलग परोसे गए। ड्यूक ने मना करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे 3 या 4 गिलास शराब पीने के लिए राजी कर लिया गया। सौभाग्य से वह 3 समुद्रों से एक साथी अभ्यासी चुपचाप अपनी लड़ाई की हुई प्रसारित किया और आत्माओं से नशा दूर किया। ये शौचालय के लिए एक अतिरिक्त यात्रा से अधिक कुछ नहीं था। भोज के बाद ड्यूक ने पहले घर जाने का प्रस्ताव रखा। महायाजक ने उसे रोका नहीं, बल्कि चमकीली आंखों और चमकीले दांतों वाली एक लड़की को बुलाया। अब तुम्हारी पहचान अलग है। मैं जियाओहिवान फार्म में हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार तैयार कर रहा हूँ। मेरी पोती मुरली उपहार प्राप्त करने के लिए तुम्हारे साथ चलो। ड्यूक ने मुलाली को देखा। हालांकि उसका शरीर बड़ा हो गया था, लेकिन उसके चेहरे की विशेषताएं अभी भी जवान थीं, इसलिए उसने मना कर दिया और कहा, मैंने आपका उपहार स्वीकार करने की हिम्मत कैसे की? ये बस एक छोटा सा उपहार है। आप हमारे स्नैकहेड टाउन के रहस्यमय जादूगर हैं, इसलिए इसे एक बुजुर्ग के रूप में मुझसे उपहार के रूप में लें।
मैं मना नहीं कर सकता। ड्यूक इसे स्वीकार करने में असमर्थ था और उसने म्यूलाली को अपने साथ लिया, ब्लैक स्नैक परिवार द्वारा तैयार की गई कार में सवार हुआ और लिटिल ड्यूक के फार्म की ओर चला गया। मुलाली, जो कार की पिछली पंक्ति में बैठे थे, थोड़े घबराए हुए और संयमित लग रहे थे। लेकिन ड्यूक को कार की खिड़की से बाहर देखते देखकर उसने कई बार बोलने की कोशिश की, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, मिस्टर ड्यूक। ड्यूक ने अपना सिर घुमाया। तुमने इतनी जल्दी कैसे एक अर्चनाविद बन गई? मुलाली ने अपना मूड ठीक किया और उत्सुकता और प्रशंसा से पूछा, मैंने भी पिछले साल आध्यात्मिक समुद्र खोला था, लेकिन मैं अभी भी अंगूठी को समझ नहीं पा रही हूँ। ड्यूक ने सहजता से जवाब दिया, यह आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। कुछ अंतर्दृष्टियों के बाद मैं समझ गया और एक अंगूठी बना ली। आप वाकई शानदार हैं, औसत। क्या मैं आपसे भविष्य में रहस्यमय प्रक्षेप पथ के बारे में पूछ सकता हूँ? हाँ, ड्यूक ने थोड़ा सिर हिलाया। वैसे आपके पिता मेयर मोहान्स हैं? हाँ, म्यूलाली ने गर्व से सिर हिलाया। जाहिर है उसे अपने पिता पर बहुत गर्व था। ड्यूक ने कुछ देर सोचा और कहा, वह बहुत शक्तिशाली है। मैंने मोहान्स के मेयर को लड़ते देखा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसका प्रेत जानवर क्या है। मैंने रक्त सागर भी खोला और एक आत्मा जानवर साथी से अनुबंध किया। मैं जानना चाहता हूं कि अपने साथी को प्रेत जानवर में कैसे विकसित किया जाए। ड्यूक ने वास्तव में मोहान्स की लड़ाई देखी थी। जब ब्लैक जेड स्कॉर्पियन ने आक्रमण किया तो उसने केवल मोहान्स को मंच पर आते देखा और उसे हवा में उछाल दिया। स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि मोहान्स का प्रेत जानवर क्या था। मैंने उसके कंधों पर 2 काले सांपों के सिर उगते हुए देखे जो विष उगल रहे थे, लेकिन वह काले सांप परिवार का रक्त दर्शन था और उच्च पुजारी ने भी इसका प्रदर्शन किया था। क्या आप भी एक शूरवीर हैं? मुलाली ने कहा। लड़की की प्रशंसा से ड्यूक को बहुत अच्छा महसूस हुआ। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, मेरे पिता का प्रेत जानवर एक ज्वलंत अजगर है जो एक ज्वलंत लंबी तलवार में परिवर्तित हो सकता है। अच्छा, ऐसा है। लिंगहाई में जियाओई ने डेटाबेस से फ्लेम पाइथन की जानकारी प्राप्त कर ली है। 2 रिंग प्रेत जानवर, 2 रिंग स्पिरिट जानवर फायर पाइथन से विकसित हुआ है। नाइट के साथ संयोजन के बाद ये हमला करने के लिए एक हथियार में बदल सकता है। यह जियाओडो से पूरी तरह से अलग परिवर्तन दिशा है। जब जियाओडो एक 2 रिंग प्रेत जानवर मीरकैट में विकसित हो जाता है तो शरीर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संयुक्त होने के बाद ये कवच के एक सेट में बदल जाएगा। अनजाने में लिटिल ड्यूक फार्म आ गया है। फार्म में कार के आने का इंतजार करते हुए ड्यूक कार से बाहर निकला और उसने देखा कि शहर से आए कई कर्मचारी पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे। फार्म मैनेजर सैली ने ड्यूक को देखते ही तुरंत चिल्लाकर कहा, मालिक, आप आखिरकार वापस आ गए। क्या ये सब सच है? हे भगवान, शहर में बहुत से लोग आए और उन्होंने कहा कि आप एक मास्टर आर्कानिस्ट बन गए हैं। सैली के पीछे आंटी एबी, लेविन और अस्थायी कर्मचारी सभी उत्सुकता से ड्यूक को देख रहे थे। शहर के कर्मचारियों द्वारा लाई गई खबर वास्तव में विस्फोटक थी। हर कोई आमतौर पर कुछ के बारे में बात करता है, कह रहा है कि जल्द या बाद में ड्यूक एक मास्टर आर्कानिस्ट बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक तरह की चापलूसी थी या एक तरह का अच्छा आशीर्वाद। मेरे दिल में मुझे विश्वास नहीं था कि ड्यूक वास्तव में आर्कानिस्ट का मास्टर बन सकता है। आध्यात्मिक सागर खोलना और आध्यात्मिक प्रशिक्षु बनना पहले से ही एक भाग्यशाली अवसर है। ब्लैक स्नैक फैमिली, जो 3 रिंग आर्केन जादूगरों और स्नैक हेड टाउन के शासकों द्वारा स्थापित कुलीन वर्ग है, में अब तक केवल एक 2 रिंग आर्केन जादूगर और 4 एक रिंग आर्केन जादूगर हैं। साधारण लोगों के लिए आर्कानिस्ट बनना बहुत कठिन है, इतना कठिन कि कोई भी यह नहीं सोचता कि यह संभव है। ड्यूक ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके बगल में बैठे म्यूलाली ने पहले ही बोल दिया था और कहा, मिस्टर ड्यूक को वास्तव में आर्केन मास्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। वह शेंजियाओ शहर में सबसे कम उम्र के आर्केन मास्टर हैं और वह हमारे स्नैक हेड टाउन का गौरव हैं। मेयर की बेटी होने के नाते वह ड्यूक के आसपास घबरा सकती है, लेकिन आम लोगों के समूह का सामना करते हुए म्यूलाली को मंच पर कोई डर नहीं लगा। हालांकि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया, वास्तव में उसकी भौहों के बीच अभी भी श्रेष्ठता की भावना है। अधिकांश रईसों में श्रेष्ठता की ऐसी भावना होती है। रहस्यमयी गुरु द्वारा शासित देश और अर्चनावादी द्वारा बनाया गया परिवार श्रेष्ठ होता है। ये सिर्फ कुलीन स्थिति का मामला नहीं है, बल्कि पारिवारिक खून का भी मामला है। ब्लैक स्नैक परिवार के वंशज सभी ब्लैक स्नैक के खून में एकीकृत हैं और उत्तेजित होने के बाद जादुई प्रभाव होंगे। उदाहरण के लिए, जब उच्च पुजारी और महापौर लड़ रहे थे तो उनके कंधों से निकला काला सांप का सिर सक्रिय होने के बाद काले सांप के रक्त की उपस्थिति थी, जिससे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है और लड़ने की भावना मजबूत होती है। यह विशेष रक्तरेखा ही कुलीनों और साधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। रक्त में असाधारण शक्ति स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। हे भगवान, आंटी एबी ने तीखी आवाज में कहा। वह ड्यूक को गले लगाने के लिए दौड़ना चाहती थी, लेकिन जब उसने ड्यूक को बीच में कर्मचारियों से घिरा हुआ देखा जो मुर्गियों के झुंड की तरह खड़े थे, तो वह अवचेतन रूप से वहीं रुक गई।
क्योंकि वह समझती है कि ड्यूक के आर्कानिस्ट बनने के साथ ही उनकी पहचान और स्थिति के बीच एक बड़ा अंतर पैदा हो गया है। तो वह बस जगह पर जम गई, अपने हाथों को अपनी छाती पर रख दिया और ईमानदारी से प्रशंसा की, बॉस आप वास्तव में आर्कानिस्ट के मास्टर बन गए हैं। मुझे ये पता था, आध्यात्मिकता निश्चित रूप से आपकी देखभाल करेगी क्योंकि आपके पास सभी अच्छे गुण हैं। ड्यूक ने धीरे से भीड़ को पार किया, आंटी एबी के पास आया और उन्हें गले लगाया। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद आंटी एबी। तुरंत ही उन्होंने सैली और लेविन को गले लगा लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं एक रहस्यमय जादूगर बन गया हूं, फिर भी मैं लिटिल ड्यूक फार्म का मालिक हूं। मेरा वेतन और नौकरी अभी भी वही है, समझे? सैली ने उत्साह से सिर हिलाया, समझ गया बॉस। आंटी अभी अनियंत्रित होकर बोली, यह अविश्वसनीय है कि मैं वास्तव में एक महान मास्टर आर्कानिस्ट के लिए खाना बनाती हूं। लेविन थोड़ा असमंजस में था और किनारे से मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसने लगा। चलो चलो सब घर में चलते हैं और बात करते हैं। ड्यूक पहले अपने विला में चला गया और उसने पहले से ही महसूस किया कि जियाओडो और जियाओजी उसका इंतजार कर रहे हैं। मुलाली और अन्य लोग विला में चले गए। शहर के एक कर्मचारी ने तुरंत अपना परिचय दिया, लॉर्ड ड्यूक, मैं रॉबर्ट हूँ, मेयर का सहायक। मेयर ने मुझे विशेष रूप से आपको जियाओहिवान में खाली पड़े खेत का पूरा स्वामित्व देने के लिए कहा है। मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, पहले तुम बैठ जाओ, मुझे ऊपर कुछ काम करना है। ड्यूक ने रॉबर्ट की बात बीच में रोकी और दूसरी मंजिल पर चला गया। उनकी अनुमति के बिना अन्य लोग नीचे ही प्रतीक्षा कर सकते थे। प्रजनन कक्ष का दरवाजा खोलते ही जियाडो सीधे उड़कर आया, बिना रुके चहक रहा था। उसे भूख नहीं है, प्रजनन कक्ष में बहुत सारा भोजन है, बस उसे ड्यूक की याद आती है। नीचे आओ जियादो, ड्यूक ने जियादो के सिर को छुआ। जियोडू आज्ञाकारी ढंग से एक क्रॉसबार पर कूद गया, उसकी आंखें ड्यूक का पीछा कर रही थीं। ड्यूक ने प्रजनन कक्ष के एक कोने की ओर देखा और चिल्लाया, छिपो मत चूजे, तुम्हारे और मेरे बीच टेलीपैथी है, इसे छिपाना बेकार है। तभी कोने से बड़ा हरा टेडपोल निकला। ड्यूक तुम वापस आ गए। हाँ, आर्कानिस्ट ड्यूक वापस आ गया है, काटना। इस बार जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपना सामान पैक करके तुम्हें और शियादोऊ को शेनजियाओ शहर में रहने के लिए ले जाने की योजना बना रहा हूँ। ड्यूक ने अपनी योजना बताई। वो एक रहस्यवादी बन गया है और अब उसे अन्य लोगों की लालच की चिंता नहीं रहती। चाहे शियादोऊ, लंबे बालों वाला नेवला या चूजा, योगिनी ने पहले ही उसके साथ अनुबंध कर लिया हो, छीने जाने का मूल्य ज्यादा नहीं है। अब एक अर्चनावादी की स्थिति की सुरक्षा के साथ कोई भी उस पर दोबारा हमला करने नहीं आएगा। हाँ, लड़की ने सूंघ कर कहा। ड्यूक तुरंत इसका मतलब समझ गया, मुस्कुराया और अपनी जेब से एक चमकदार चीज निकाली। मैं तुम्हारे लिए स्पिरिट क्रिस्टल खरीदना क्यों भूल गया? चिकन की आंखें अब चमक उठीं और वह गर्व से बोला, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। ऊर्जा से भरा आध्यात्मिक क्रिस्टल लिया, उसे अपने मुंह में रखा और क्लिक किया और सोने और लोहे के समान कठोर आध्यात्मिक क्रिस्टल आसानी से इसके द्वारा कुचल दिया गया। चटचटाना, कुछ देर चबाना, पेट में निगलना, फिर उसने आराम से डकार ली। हर दिन एक स्पिरिट क्रिस्टल, मैं कुछ ही समय में लंबा और बड़ा हो जाऊंगा। हर दिन स्पिरिट क्रिस्टल का एक टुकड़ा। मुझे लगता है कि आप 14 के बारे में सोच रहे हैं। उच्च ऊर्जा वाले आध्यात्मिक क्रिस्टल की कीमत अभी अभी ड्यूक को कुल 20 स्वर्ण ड्रैगन चुकाने पड़े। अगर यह उसके वादे को पूरा करने और एक भरोसेमंद गुरु होने के लिए नहीं होता तो वो इस पैसे को बर्बाद करने में अनिच्छुक होता। ये कंजूसी नहीं है, यह वही है जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको गुस्सा करने के लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं एक रहस्यमय जादूगर बन गया हूँ और मैं भविष्य में पानी की तरह पैसा कमाऊंगा। एक दिन में एक स्पिरिट क्रिस्टल मामूली बात नहीं है। जब तक आप जानते हैं तब तक प्रतीक्षा करें। ड्यूक ने कुशलता से चिकन के लिए केक पेंट किया। फिर उसने अपने पेट पर थपथपाते हुए कहा, आओ अंदर आओ। चिकन ने अपना सिर हिलाया। तुम क्या कर रहे हो? स्थान बदलो। ओह, संभवतः क्योंकि पेंटिंग में पाई अपेक्षाकृत बड़ी है। चूजा आज्ञाकारी ढंग से ड्यूक के पेट से टकराया और उसके पेट पर हरे रंग के दूसरे छल्ले के निशान के रूप में संघनित हो गया। जब छिपाने का समय आता है तब भी आपको छिपाना पड़ता है, दूसरों को सब कुछ दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। ड्यूक ने बस छोटी सी जेब को अपने कंधे पर ऊपर करने का इशारा किया, फिर कठपुतली कोर की अंगूठी को अपनी बाईं मध्यमा उंगली पर रख लिया और 3 अंगूठी वाले स्पिरिट कार्ड को अपनी जेब में रख लिया। तभी पुनः नीचे चला गया। मिस्टर ड्यूक, म्यूलाली ने उत्सुकता से उसके कंधे पर लगी छोटी सी जेब की ओर देखा। ड्यूक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बताया, यह मेरा अनुबंध साझेदार है, लंबे बालों वाला नेवला, और इसका नाम शियाडो है। अनुबंध भागीदार? म्यूलाली ने उत्सुकता से पूछा। उसने ड्यूक की जानकारी पढ़ी थी और ड्यूक सिन्हाई के साथ ही अभ्यासी को जानती थी। मिस्टर ड्यूक, क्या आप अभी तक नाइट बन गए हैं? अच्छा, शियाडो की उपस्थिति ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। वास्तव में वहां मौजूद सभी लोग ये समझ ही नहीं पाए कि लंबे बालों वाला नेवला क्या दर्शाता है।
बस सोचो कि जियाडो एक साधारण आत्मा जानवर है। शहर में स्पिरिट बीस्ट ट्रेडिंग मार्केट में हर दिन स्पिरिट बीस्ट का एक जत्था मारा जाता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भाड़े के सैनिक हर दिन अग्रिम पंक्ति में बड़ी संख्या में स्पिरिट बीस्ट का शिकार करते हैं और उन्हें मार देते हैं। ड्यूक बैठ गए और मेयर के सहायक रॉबर्ट से कहा, आगे बढ़ो। अध्याय 130 बड़ा किसान। जियाओ हैवान के पास आधे से भी कम क्षेत्र है, जिसका अनुबंध जेम्स द्वारा किया गया है, जो प्रथम रिंग रोड के डेलिंग प्लांटेशन दूत हैं, और यह जेम्स फार्म का हिस्सा है। क्रिप्ट आर्मी चींटियों के आक्रमण से जियाओ हैवान कृषि क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ। उदाहरण के लिए, शुष्क फार्म पर मालिक का परिवार और सभी श्रमिक कीटों के झुंड में मारे गए और फार्म मालिक विहीन हो गया। ऐसी कई स्थितियां हैं। मास्टर ड्यूक, इस नक्शे को देखिए। यह आपका छोटा सा ड्यूक फार्म है। रॉबर्ट ने नक्शा मेज पर फैलाया। उच्च पुजारी और महापौर के निर्देशानुसार हम इन फॉर्मों का स्वामित्व आपस में बदलकर आपको दे देंगे। रॉबर्ट के प्रयासों के बाद लगभग 1500 एकड़ भूमि लिटिल ड्यूक फार्म में शामिल कर ली गई। इतने बड़े क्षेत्र के साथ ये बगल के जेम्स फार्म से छोटा नहीं है और यह जियाओ हैवान में सबसे बड़ा फार्म बन गया है। इतना? ड्यूक आश्चर्यचकित था। बहुत नहीं, लॉर्ड ड्यूक, आप एक महान रहस्यवादी हैं और स्नेकहेड टाउन में आपका फार्म स्नेकहेड टाउन के लिए सबसे बड़ा सहारा है। रॉबर्ट ने प्रशंसा की। दरअसल इसे बकवास नहीं माना जा सकता। आखिरकार ड्यूक का यहाँ एक उद्योग है, जिसका अर्थ है कि वह ब्लैक स्नैक परिवार का समर्थन करता है और ब्लैक स्नैक परिवार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने को तैयार है। इससे शेषों टाउन पर ब्लैक स्नैक परिवार के शासन पर बहुत अच्छा रखरखाव प्रभाव पड़ता है। वास्तव में ब्लैक स्नैक परिवार को बहुत ज्यादा भुगतान नहीं करना पड़ा। जागीर की सारी जमीन मुफ्त में ले ली गई और 1 या 2 जमीनों को फिर से हासिल करके इसे एक खेत बना दिया गया। इसे उपहार के रूप में लाओ, ये बिना खर्च के लाभदायक है। ड्यूक ने ये देखा और अब और मना नहीं किया। ठीक है, औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सैली को अपने साथ चलने दो। सैली अब आत्मविश्वास से भरी नहीं है। बॉस, मैंने 100 एकड़ जमीन और 1500 एकड़ के बड़े फार्म को संभालने के लिए संघर्ष किया है। मैं पहले औपचारिकताएं पूरी कर लो। फार्म के विलय के बाद मैं एक पेशेवर टीम को बुलाऊंगा जो फार्म को साथ मिलकर चलाने में तुम्हारी मदद करेगी, ड्यूक ने दिलासा दी। पेशेवर टीम की तुलना में उसे खेत पर काम करने वाले बूढ़े आदमी पर अधिक भरोसा था। निश्चित रूप से, भले ही ड्यूक का छोटा सा फार्म 1500 एकड़ भूमि वाला एक बड़ा फार्म बन जाए, लेकिन ड्यूक जो एक पुरातत्ववेत्ता बन चुका है, उसके लिए ये सिर्फ एक छोटा सा व्यवसाय ही है। इतनी परवाह करने की जरूरत नहीं है। उच्च पुजारी से फार्म मीटिंग का उपहार स्वीकार करने के बाद रॉबर्ट कर्मचारियों के साथ चले गए और वह फार्म का एकीकरण पूरा करने जा रहे थे। सैली को प्रासंगिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। ड्यूक ने विला में सामान पैक करना शुरू कर दिया। वह कुछ जरूरी सामान शेंजियाओ शहर ले जाएगा और बाकी सामान अभी भी यहीं रखा हुआ था। इस विला को देश में छुट्टियां बिताने के लिए एक पुराना घर माना जाता है। मिस्टर ड्यूक, ये खेत तीसरे दादा की ओर से एक उपहार है। इसके अलावा मेरे पिता के पास भी एक उपहार है जो मैं आपको दे सकता हूँ, मुलाली ने चीजों को व्यवस्थित करने में मदद करते हुए कहा। ड्यूक ने पूछा, आपके पिता ने मुझे भी कोई उपहार दिया? हाँ, मुलाली ने कहा, क्या आपने पहले कार्ड रिपेयर की दुकान नहीं चलाई थी? मेरे पिता ने पहले ही लिटिल सैम की कार्ड रिपेयर की दुकान को हटाने के लिए किसी को भेज दिया है। यह आपके लिए यादगार महत्व का होगा, इसलिए क्या आपको लगता है कि यह मिलन समारोह उचित है? घूमते हुए लिटिल सैम की कार्ड की दुकान फिर से हाथ में आ गई। ड्यूक के दिल में असीम भावनाएं थीं। उसे सिर्फ फर्स्ट रिंग आर्कन मैच के पद पर पदोन्नत किया गया था। ऐसी कई चीजें थीं जिनके लिए उसे लड़ने की जरूरत नहीं थी और दूसरे लोग उन्हें सीधे उसके दरवाजे पर पहुंचा देते थे। धन्यवाद लॉर्ड मेयर, मेरे लिए मैं इस उपहार से बहुत संतुष्ट हूँ, ड्यूक मुस्कुराया। दरअसल उसे लिटिल सैम की कार्ड रिपेयर शॉप की कोई खास याद नहीं है। वह पहले से ही एक रहस्यमय जादूगर है, इसलिए कार्ड रिपेयर करने की कौन परवाह करता है। लेकिन किसी और ने भेजा है, इसलिए मना करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप संतुष्ट हैं। वैसे म्यू लाली, मुझे अपना सामान ले जाने के लिए एक पिकअप ट्रक की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं किसी से आपके लिए इसका प्रबंध करवा दूंगी। म्यू लाली ने तुरंत पलटकर कार चालक से कहा कि वह शहर जाकर एक पिकअप ट्रक से संपर्क करे। और यहाँ ड्यूक पहले ही तहखाने में जा चुका है। सीधे 6 पैरों वाली कठपुतली जार को सक्रिय किया, तहखाने से बाहर निकला और विला के बाहर खुली जगह पर आ गया। इससे पहले कि वह एक बड़ा ठोस लकड़ी का बक्सा बनाता, जार सीधे एक गेंद के आकार में मुड़ गया और खुद को बड़े ठोस लकड़ी के बक्से में ठूंस दिया। पापा, ड्यूक ने कीलें हटा ली और लकड़ी के बक्से को सील कर दिया। इसे ट्रक द्वारा सीधे ले जाया जा सकता है। आखिरकार जार का कुल वजन केवल 1 टन है। मुलाली ने प्रशंसा करते हुए कहा, क्या यह आपकी कठपुतली है? ये बहुत ही निपुण दिखती है। मेरे घर की कठपुतली से बहुत छोटी और अधिक नाजुक है। किसी और से मिला उपहार, ड्यूक ने उत्तर दिया।
जहां तक जंगल में स्थित झोपड़ी का प्रश्न है तथा फॉलिंग टॉवर से निकाले गए विद्वान बेन्स के जीवन का प्रश्न है, तो बेहतर है कि इसे अतीत में ही भुला दिया जाए। ट्रक शीघ्र ही आ गया, उसके पीछे कई शूरवीर भी थे। कठपुतली को बॉक्स में बंद कर दिया गया है, जियुलू ने भी इसे पैक कर दिया है, और हैचिंग चींटी के अंडे, साथ ही बड़ी संख्या में कार्ड मरम्मत उपकरण, सभी को ड्यूक की कमान के तहत शूरवीरों द्वारा ट्रक में ले जाया गया। बॉस, क्या आप भविष्य में वापस रहने के लिए आएंगे? आंटी एबी थोड़ी अनिच्छुक थी। बेशक मैं वापस आऊंगा, मुझे आपकी सचमुच याद आती है। सैली अभी भी खेत पर है ना? खेत में बाद में बहुत सारे कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। आंटी एबी, आपके काम बढ़ जाएंगे। बेशक, मैं आपको वेतन में वृद्धि दूंगा। ड्यूक ने लेविन का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि उसने लेविन को दूर ले जाने की योजना बनाई थी। उसने लेविन को अकेला पाया। मैं शेंजियाओ शहर में बसने जा रहा हूँ और वहाँ एक घर खरीदने की योजना बना रहा हूँ। लेविन, क्या तुम मेरे साथ वहाँ जाने और मेरी सेवा जारी रखने के लिए तैयार हो? ये सुनकर लेविन ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कोआ, अरे बॉस, क्या 5वां बच्चा ही इसे ले सकता है? एक लाओ, बस गेट पर देखो। ड्यूक ने कुछ देर सोचा और कहा, बेवली मैनर के निवासी या तो अमीर हैं या महंगे हैं, और आंतरिक शहर में कानून और व्यवस्था और भी बेहतर है, इसलिए गेट की रखवाली के लिए एक आत्मा कुत्ते की कोई जरूरत नहीं है। लेविन तेजी से दौड़कर वहां पहुंचा, 5 नन्हे मुन्नों को एक साथ बुलाया और उनमें से 4 को एक एक करके अलविदा कहा। अंत में 5 छोटे बच्चों में से सफ़ेद दस्ताने को ले लिया गया। सफ़ेद दस्ताने के शरीर पर बाल काले हैं और केवल 4 पंजे सफ़ेद हैं। ये 5 छोटे बच्चों में सबसे शांत लेकिन सबसे चतुर भी है। लेविन, तुम सफ़ेद दस्ताने पहनो और ट्रक का पीछा करो, ड्यूक ने आदेश दिया। तुरंत ही कार आगे आ गई और ट्रक पीछे आ गया, और वे तेजी से शहर के स्टेशन के बाहर खुले स्थान पर पहुंचे जहां हवाई जहाज उतरा। पैक किया हुआ सामान निचले केबिन में रख दो और लेविन को संकेत दो कि वह यहीं रुके और सामान को देखे। ड्यूक ब्लैकस्नैक परिवार की जागीर में लौट आया, लेकिन जब वे कार से बाहर निकले तो उन्होंने ड्राइवर से ब्रोकन स्वॉर्ड मर्सिनरी कोर के स्थल पर चलने को कहा और कैप्टन जिनर को भी वहां आने को कहा। मुलाली ने उत्सुकता से पूछा, मिस्टर ड्यूक, क्या आपने किसी भाड़े के सैनिक समूह को प्रायोजित किया है? अभी नहीं, मैं योजना बना रहा हूँ। ओह, यदि आपने किसी उपयुक्त भाड़े के सैनिक समूह से संपर्क नहीं किया है तो आप पहले ब्लैकस्नैक भाड़े के सैनिक समूह से संपर्क कर सकते हैं। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। उच्च पुजारी, फिलिबिल और अन्य लोगों के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद उन्हें सूचित किया गया कि ड्राइवर वापस आ गया है। कैप्टन जिनर को नहीं लाया, केवल ब्रोकन स्वॉर्ड के साथ एक रसद पर्यवेक्षक को लाया। हाय, हेलो, लॉर्ड ड्यूक। लॉजिस्टिक्स सुपरवाइजर ड्यूक के सामने खड़ा हुआ और अपने दिल में जटिल भावनाओं के साथ सावधानी से हेलो कहा। ड्यूक कुछ समय पहले ब्रोकन स्वॉर्ड के पास भाग गया था। उस समय ड्यूक एक छोटा किसान था। हालांकि अब ड्यूक का रूपांतरण हो चुका है, वह एक महान रहस्यवादी बन गया है, और वह अब एक साधारण व्यक्ति नहीं है जिसे उनके जैसे भाड़े के सैनिक सीधे देख सकें। डायरेक्टर यूनुस, है ना? कैप्टन जिनर कहाँ हैं? ड्यूक लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर को जानता था। योनास ने तुरंत जवाब दिया, हमारा नेता अग्रिम पंक्ति से वापस नहीं लौटा है। अगर तुम वापस नहीं आते तो कोई बात नहीं, उसके वापस आने और मुझे बताने का इंतजार करो। ड्यूक ने सहजता से कहा, मैं ब्रोकन स्वॉर्ड को प्रायोजित करना चाहता हूं और उससे पूछना चाहता हूं कि क्या वह इसे स्वीकार करना चाहेगी।